बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक और न्यू एपिसोड शुरू करते हैं। इसकी किसी बात पर बहस मत करना, बस यही कहते जाना, यस योर ऑनर, आपकी मेहरबानी है। ख्वाह वो कहे कि मिस्टर शाह आलम, आपको इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। सियालकोटी हंसने लगा। आप भी बड़े मखौल हो। आपने कौन सा जुर्म किया है? मुजरिम को अंतर कराया तो कानून की मदद की है। मैंने कहा असल मसला है गवाही के लिए हाज़िरी का, मैं इसलिए रुक नहीं सकता। अगर इसने कह दिया कि कहीं न जाना तो आप बोलना यस योर ऑनर। मैंने कहा लेकिन मुझे तो जाना है कल। और शाहजी वो बंदा बड़ा खरोट है, आपने कहा इनकार किया तो वो कानूनी तौर पर रोक देगा। इससे कहो यस योर ऑनर और बैठ जाओ जहाज़ में, वरना इसने कहना है कि निकालो अपना पासपोर्ट, अदालत में जमा करा दो। दूसरा पासपोर्ट है? मैंने कहा दूसरा पासपोर्ट नहीं, फिर तो बड़ी गड़बड़ है। अपने पास इसलिए दो है, एक मेरा नाम है फजलदीन बन, दूसरे में FD बन। कैसी रही? इसने कहका मार के हाथ आगे बढ़ाया और मुझे मजबूरन इत्तेफाक करते हुए इसके हाथ पर हाथ मारना पड़ा। मैंने कहा पासपोर्ट तो खैर मैं हरगिज़ नहीं जमा कराऊंगा, कह दूंगा कि साथ नहीं लाया, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। खैर वो बोलेगा जामिन लाओ। मैंने कहा तुम जामिन बन जाना, आखिर वकील हो मेरे। इसके चेहरे पर 12 बज गए। लो जी, वकील हर मौक्कल की ज़मानत कैसे दे सकता है? मैंने कहा फिर मैं पाकिस्तान के सिफारत खाने से कहूँगा कि मेरी तरफ से ज़मानतनामा दाखिल करे। यह हुई ना लख पौंड दी गल। वो बोला और हमें रुखसत होने के लिए तैयार होते देख कर बोला, मैं अपनी फ़ीस एडवांस लेता हूँ। यार सियालकोटी, बड़े शर्म की बात है, ये मेरे मोहसिन है। यार अक्ल खान बालिग, बुरा मत मनाना, तू मेरा मोहसिन है, बस इतनी मरवत काफ़ी है। अब तू अपने मोहसिन को लेकर आ जाए, फिर ये अपने मोहसिन को पकड़ लाए तो सियालकोटी या खरोड़ का क्या बनेगा? वो तो मुफलिसी के हथौड़े से टूट जाएगा। घोड़ा यारी करेगा, घास तो खाएगा ना। क्या? क्यों शाहजी? इसने फिर एक कहका मारा और मेरे हाथ पर हाथ मारा। मैंने इसकी साहब गोई को सराहा। कितनी फ़ीस है तुम्हारी? ज़्यादा नहीं, एक पेशी के 100 पाउंड, इसके बाद हर पेशी पर 50% डिस्काउंट। 50 पाउंड देते जाओ, तारीख लेते जाओ। मैंने इसे 100 पाउंड दे दिए। मैं सुबह पहुंच जाऊंगा ठीक 9 बजे, वरना जज गैर हाज़िरी लगा के वारंट निकाल देगा। वक्त की पाबंदी के मामले में वो बड़ा अखरोट है। जज वाकई अखरोट था। इसने ठीक 9 बजे मुझे बयान के लिए तलब कर लिया। इस केस में बदई जोली थी। इसके और मेरे वकीलों ने अपना अपना वकालतनामा पेश किया। जोली की तरफ से वकील ने इसका तहरीर बयान दाखिल किया, फिर मेरा तहरीर बयान पेश किया गया। जज ने मुझसे तस्दीक मांगी कि बयान में मेरे ही दस्तखत हैं। फिर जिमी को हाजिर किया गया और मैंने इसे शनाख्त किया। जिमी के वकील ने ज़बरदस्ती के कुछ एतराज़ात दायर किए, मगर बकौल सियालकोटी जज बड़ा अखरोट था, इसने सब मुस्तरद कर दिए। जिमी ने ज़ाती दुश्मनी का नुक्ता उठाया, मगर यह डकैती या नवाजरात की चोरी का केस नहीं था। इस अदालत में एक से ज़्यादा कत्ल आमद का मामला ज़ेर समाअत था और पुलिस अभी तफ्तीश कर रही थी। चुनांचे जिम्मी की दरख्वास्त ज़मानत पहले ही मरहले में मुस्तरद कर दी गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जज ने मेरी अदालत में दोबारा पेशी के मामले को नहीं उठाया। मिस्टर शाह आलम, क्या आप समझते हैं कि इस केस में आपकी गवाही बुनियादी अहमियत की हामिल है? मैंने तोते की तरह रटाया जाने वाला जुमला बोला, यस योर ऑनर। अदालत आपको हदायत करती है कि आप तफ्तीश में पुलिस से तावन को यकीनी बनाएं। मैंने कहा यस योर ऑनर। समाअत मुलतवी की जाती है। जज ने हथौड़ा मेज़ पर मार के ऐलान किया। मैं बाहर आया तो मैंने जिम्मी को पुलिस की तहवील में देखा और मिजाज परसी के बहाने इसके ज़ख्मों पर नमक पाशी के लिए आगे बढ़ा। हेलो जिम्मी, क्या बात है? आज तुम अकेले नज़र आ रहे हो। इसने गरा के कहा, यहाँ शादी नहीं थी मेरी कि बारात लेकर आता और ये फ़रिश्ते क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहे जो मेरे साथ हैं? फ़रिश्ते वाकई नज़र नहीं आते। मेरी मुराद तुम्हारे वफ़ादार हुक्म के ग़ुलामों और जान निसारों से थी। वो कहाँ गायब हो गए? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहा। वक्त बदलते हैं। कौन कहता है मेरा वक्त बदल गया है? वो तो नज़र आ रहा है। बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। तुम्हारी दौलत तुम्हें रिहाई नहीं दिला सकी। तुम्हारी बदमाशी की ताकत का बड़ा शहरा था, मगर ये जज इससे मुतासिर नहीं हुआ। वाकई बड़ा अखरोट है। मकसद क्या है इस बकवास का? मैंने कहा तुम्हें ये बताना कि ज़िंदगी की जंग में तुम्हें शिकस्त फाश हो चुकी है। तुम्हारा सारा गरूर खाक में मिल गया है। तुम्हारे लिए ये डूब मरने का मकाम है कि तुम्हारी ज़ाती बीवी खुद तुम्हारे खिलाफ मुद्दई बन गई। वो गालियाँ बकने लगा। वो कुतिया कभी मेरी बीवी नहीं थी। हाँ, इसलिए कि तुम कभी इसके शोहर नहीं थे। ये शर्मनाक हकीकत अब जोली के बयान में अदालत के सामने आएगी तो तुम्हारे लिए फिर डूब मरने का मकाम होगा। तुम जैसे हरामज़ादे कुत्तों की तरह भौंकते रह जाएंगे। मैं बाइज़्ज़त तौर पर रिहा हो जाऊँगा। तो तुम नहीं जानते कि मैं कितने बड़े वकील कर सकता हूँ। फिर मैं तुमसे निमट लूँगा। मैंने कहा तुम पुलिस की मौजूदगी में मुझे धमकियाँ दे रहे हो। जाओ जाके इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ के प्रैक्टिस करो। इसने मुझे अंग्रेज़ी में निस्फ दर्जन ऐसी भारी भरकम गालियाँ दी जिनका उर्दू तर्जमा दस्तयाब है, मगर पेश नहीं किया जा सकता। आखिर मुझे खींच के दूर ले गया। सुसर मोहतरम, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। ये रकीब के बारे में क्या कहा गया था? आप कुछ और खा लें, मसलन सैंडविच कॉफ़ी के साथ। एनी ने भी कहा इस कमीने के मुँह मत लगो भैया, चलो। मैंने कहा अब तुम लोग जाओ, ख़रीदो फ़रोख्त करो, मुझे काम है। क्या काम है? एनी ने कहा। मैंने इसे गाड़ी में बिठाया। आज मैंने हलफ उठाने के बावजूद अदालत में झूठ बोला कि पुलिस से तावन करूँगा। अब बगैर हलफ के तुमसे सच बोल रहा हूँ कि मुझे रोशनी को देखने जाना है और इसके मामलात का फ़ाइनल करने हैं। आकिल ने कहा हम भी साथ चलते हैं, मगर मैंने इसे गाड़ी के पास खड़ा छोड़ा और ख़ुद एक गुजरती हुई टैक्सी में बैठ गया।
चंद सेकंड बाद मैंने देखा तो वो मुखालिफ सिमत में जा रहे थे। इन्होंने मेरे पीछे आना ज़रूरी नहीं समझा था। शायद ये बात उनकी समझ में आ गई थी कि मैं अपने काम की नौयत इन्हें बताना नहीं चाहता। शीरी का अपार्टमेंट तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो मामूल के मुताबिक सुबह दम थकी हारी लौटी थी, चुनाचे अभी तक सो रही थी। दरवाज़ा रोशनी ने खोला और कुछ देर मुझे हैरानी से देखती रही। आप तो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल से आए हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। वो दरवाजे से हट गई। अंदर तशरीफ़ लाइए। मैंने कहा अब क्या हाल है तुम्हारा? माजी, हाल, मुस्तकबिल? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। आप हॉस्पिटल से क्या मुझे देखने आए हैं? मैंने कहा ज़ाहिर है आपकी बहन ने इसरार किया था। क्या आप ऐसे ही हर मरीज़ के घर पहुँच जाते हैं या यहाँ बतौर ख़ास शीरी के हुक्म की तामील में आए हैं? मैंने सोच के इस सवाल का जवाब गोल कर दिया। आपकी बहन को बहुत फ़िक्र है आपकी। रोशनी हंसने लगी। वो अपनी फ़िक्र नहीं करती, ज़माने की परवाह नहीं करती तो मेरी क्या करेगी? खैर, मगर इसे जगा के बता देती हूँ, डॉक्टर साहब हाजिर हुए हैं। रोशनी के अल्फाज और लहजा दोनों बामानी थे, मगर मैंने बुरा नहीं माना। चंद मिनट बाद शीरी आदत के मुताबिक इंतहाई काबिल एतराज़ हुलिये में नमूदार हुई। इसने जो नाइट ड्रेस पहन रखा था, जिसे चादर को दोहरा करके ऊपर सर के लिए सुराख बना दिया जाए और चादर को लंबाई के रुख बेल्ट से बांध दिया जाए, इसने जमाई लेते हुए मुझे आंख मारी। आप आगे डॉक्टर साहब? मैंने कहा 12 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। मैं नहा के और कपड़े बदल के आती हूँ 10 मिनट में। वो बोली रोशनी तुमने नाश्ता कर लिया? बहुत देर हुई। तो फिर मेरे लिए बना दो बहना, डॉक्टर साहब को भी काफ़ी पिलाओ। किचन वहीं लाउंज के एक हिस्से में बना हुआ था। रोशनी ने इलेक्ट्रिक केटल लगा दी। डॉक्टर साहब आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोली क्या आप पाकिस्तान जाते रहते हैं? मैंने कहा हाँ अक्सर। आपकी फैमिली वहाँ है या यहाँ? फैमिली से तुम्हारी मुराद बीवी बच्चे? तो वो ना यहाँ है ना वहाँ। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? दरअसल मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ और मैं अकेली हूँ। एक माँ थी जो यहाँ मर गई, एक भाई था वो अफ़गानिस्तान चला गया था जहाद करने, लौट के नहीं आया। मेरा पाकिस्तान में कोई भी नहीं। मैंने कहा क्या तुम पाकिस्तान वापस जाने के ख्वाहिशमंद हो? नहीं, कोई ख़ास नहीं। मैंने सुना है कि पाकिस्तान के यतीम खाने बहुत ख़राब हैं आम तौर पर। ठीक सुना है आपने। वहाँ यतीम बच्चों पर बहुत जुल्म होता है। इनसे हर तरह का काम लिया जाता है, इन्हें मारा पीटा जाता है, खाने को पूरा नहीं मिलता, इनसे भीख भी मंगवाई जाती है और बाज़ औक़ात इन्हें बेच भी दिया जाता है। वो कुछ मायूस हुई। क्या एक भी अच्छा यतीम खाना नहीं? मैंने कहा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं। दरअसल 2 बच्चों को दाखिल करवाना था किसी ऐसी जगह जहाँ इनकी इस्लामी तरीके से तालीम और तरबियत हो जाए। मैंने मोहतात होकर पूछा इस वक्त 2 बच्चे कहाँ हैं? यहाँ एक मिशनरी अदारे में हैं, इन्हें वहाँ से निकालना है। वो बोली आपसे क्या ताल्लुक़ है इन बच्चों का? मैंने पूछा। वो बोली ताल्लुक़ तो कोई नहीं, मगर वो मेरी ज़िम्मेदारी। और इनके माँ बाप क्या वो मर गए? नहीं, मरे तो नहीं, मगर इन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है। मुझे डर है कि यहाँ इन्हें ईसाई बना दिया जाएगा। जबरन नहीं, बच्चे तो माहौल का असर कबूल करते हैं। जिन बच्चों की परवरिश मुसलमान में ना हो वो कैसे मुसलमान बनेगा? रोशनी ने झूठ बोला था। ये बात डॉक्टर ने मुझे समझा दी थी कि इसकी मेमोरी से सिर्फ वही यादें ख़त्म हुई हैं जिनका किसी तरह भी मुझसे ताल्लुक़ था। ज़िंदगी के दीगर वाक़यात इसको पूरी तरह याद होंगे। इसे ये अच्छी तरह याद होगा कि इन बच्चों का बाप कौन था और माँ कौन है। मैंने कहा मैंने सुना है कि बहुत जल्द लाहौर में एक यतीम खाना कायम हो रहा है जो एक मिसाली अदारा होगा और जहाँ बच्चों का घर जैसा माहौल, तवज्जो, तालीम और तरबियत सब फराहम होगा। इसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हुई। कब कायम होगा यतीम खाना? कौन बना रहा है? मैंने कहा कब का तो मुझे इल्म नहीं, मगर लाहौर के एक बिजनेसमैन है नासिर अज़ीम, वो बना रहे हैं। रोशनी ने कॉफ़ी मेरे सामने रख दी। प्लीज़ मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइए, मैं इन बच्चों को वहाँ भिजवा दूँगी। मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वो मेरे सामने बैठी अपने दांतों से नाखूनों को कुतरती रही और कालीन को पैर के अंगूठे से कुरेदती रही। ये सब असाबी दबाव और कशीदगी को ज़ाहिर करने वाली हरकत और सकनात थीं। मैं इसके लिए अजनबी था, लेकिन एक हमदर्द साबित हो रहा था। इस हद तक कि डॉक्टर होने के बावजूद इसकी खैर खबर लेने घर पहुँच गया था। मेरी ये गैर मामूली दिलचस्पी इसकी ज़ात में उम्मीद के नए शगुफ़े खिला रही थी और लाशऊर से भी नीचे तहतल शऊर में ख्वाबदीदा हसरतें और मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात फिर बेदार हो रहे थे, मगर वो इस बेचैनी और खलिश को कोई नाम देने से कासिर थी। खीरी 10 मिनट में तैयार होकर आ गई। इसने 5 मिनट में खड़े खड़े नाश्ता किया और मेरे साथ चल पड़ी। कम ऑन लेट अस गो। मैंने कहा तुम्हें याद है वो जगह? याद क्यों नहीं होगी? वो बोली रोशनी बाद में भी वो वहाँ जाती रही है चोरी छुपे बच्चों को देखने, और मुझे इसके साथ जाना पड़ता था, लेकिन बच्चे इसे दोबारा दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा वो मुझसे पूछ रही थी। शीरी ने मेरी बात काट दी। मैं सब सुन रही थी। वो कल भी मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल कर रही थी, इसके दिमाग में उलझन है। वो कह रही थी कि शीरी हॉस्पिटल में इस डॉक्टर को देख के ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। आज तो मैं अपने घर में देखकर इसका ज़हनी खलफशार और बढ़ गया होगा। मैंने कहा याददाश्त इसी तरह रफ्ता रफ्ता बहाल होती है। पुरानी यादों के अक्स जहन में जलने बुझने लगते हैं। पहल तारीख में कुछ दिखाई नहीं देता, फिर रोशनी का वक्फा तवील से तवील तर होता जाता है और पहचान के टुकड़े आपस में फिट बैठने लगते हैं। हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद ऐसे सब याद आने लगे, मगर तब तक मैं जा चुका हूँगा। मैंने कहा। शीरी ने एक आ भरी। तुम इसकी याददाश्त की बहाली में सबसे अहम किरदार अदा कर सकते थे, मगर तुम तो पहले यही चाहते थे कि वो तुम्हें भूल जाए। पता नहीं बाद में इसका इंजाम क्या होगा। क्या वो अपनी माँ की तरह पागल खाने जाएगी? मैंने कहा अगर तुम चाहो तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकती है, तुम इसे संभाल सकती हो। मैं वो तलखी से हंसी। मैं खुद को नहीं संभाल सकती, खुद एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं गुजार रही हूँ मैं।
मैंने इस मसले पर मज़ीद बातचीत से गुरेज किया। हम एक टैक्सी में साथ साथ अजनबी बन के बैठे रहे। खिलाफ मामूल शौक़ और बेबाक शीरी आज खामोश और अफसरदा थी। चर्च के गिर्द वसी अरीज बाग और अहाता था जिसका गेट खुला हुआ था। मरकज़ी इमारत तक जाने वाले रास्ते पर बहुत सी गाड़ियों के साथ एक सजी सजाई गाड़ी खड़ी थी। इसके पीछे एक जूता लटक रहा था और जस्ट मैरिड लिखा हुआ था। इसका मतलब था यहाँ कोई शादी हो रही है। हम हाल में दाखिल हुए और शादी में शरीक लोगों के पीछे एक बेंच पर बैठ गए। ये एक छोटा सा चर्च था, साफ़ सुथरा और एक पुरतकद्दुस फ़िज़ा से मामूल। हाल में पादरी की आवाज़ गूंज रही थी। इसने 10 मिनट में अपना खुतबा ख़त्म किया और लड़के लड़की को मियाँ बीवी करार दे दिया। दूल्हा ज़वाजी ज़िंदगी की सनत पर अपनी पहली मोहर तस्दीक यूँ सबत की कि जुमला हाज़रीन के सामने दुल्हन को बड़े वालेहाना और जज्बाती अंदाज में लिपटा के चूमा। जब बारात रुखसत हो गई तो पादरी हमारी तरफ मतवज्जा हुआ। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? शीरी ने झिझकते हुए अपनी आमद का मकसद बयान किया। वो गौर से सब सुनता रहा, मगर इसने हमें शर्मिंदा करने के लिए लानतान नहीं की। मैं इन बच्चों की माँ हूँ, ये इनका बाप है। इसने मुझसे मुसाफा किया। मुझे वो बच्चे याद हैं। इस दिन मैं ही सुबह किसी काम से चर्च में दाखिल हुआ तो इन दोनों की टोकरियाँ दरवाजे के सामने रखी थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन्हें यहाँ छोड़ के जाने के असबाब क्या थे और अब इन्हें वापस ले जाने की क्या मजबूरी है? शीरी ने कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके अलावा अब हमने शादी भी कर ली है, बच्चे हमारे साथ रह सकते हैं। इसने कहा, यह सब आज की बेराह रोज़ ज़िंदगी का शाखसाना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी खुदावन यसु मसीह की इखलाकी तालीमात के मुताबिक गुजारें तो ऐसी सूरत हाल पैदा भी ना हो। मैंने कहा, फ़ादर आप ठीक कहते हैं। हर मज़हब की तालीम का सारा अज़दवार इखलाकी इक़्तिदार पर है, मगर इंसानी मावी ज़रूरियात की दौड़ में खुदा और इसके रसूल के अहकामात को भूल गया है। मेरे बच्चों, वो चौंका, तुम ईसाई नहीं हो? मैंने कहा, हम मुसलमान हैं। इसके अंदाज़ और लहजे में आने वाली तब्दीलियों को मैंने वाज़ह तौर पर महसूस किया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये काम इतना आसान नहीं रहा। क्या मतलब? शीरी ने पूछा। बच्चे अब हमारे पास नहीं हैं। यूसी चर्च में कोई नर्सरी नहीं है जहाँ ऐसे छोड़े हुए बच्चे पाले जाएँ। हम इन्हें आमतौर पर हॉस्पिटल वालों के हवाले कर देते हैं। वहाँ बे औलाद भी आते हैं। अक्सर औकात इलाज से औलाद नहीं मिलती, फिर वो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। खुद हॉस्पिटल वाले इन्हें कायल कर सकते हैं कि इसमें सवाब भी है, लेकिन इस केस में मामला कुछ और हो गया। शीरी ने कहा, क्या इन्हें किसी ने गोद ले लिया है? सिर्फ गोद लिया होता तब भी तुम्हारे लिए एक लंबी कानूनी जंग लड़े बगैर इनको वापस हासिल करना दुश्वार हो जाता। मैं तो ये भी नहीं कहता कि साबित करो तुम ही इनके माँ बाप हो। मैं तुम पर एतबार कर रहा हूँ, मगर कानूनी मामलात में एतबार का सिक्का नहीं चलता। आप हॉस्पिटल का नाम बता दें, हम इनसे बात कर लेंगे। मेरे बच्चों, कभी कभी मुश्किलात का कोई हल मुमकिन नहीं होता। क्या एक ख़राबी का इलाज दूसरी ज़्यादा बड़ी ख़राबी हो सकती है? हॉस्पिटल वाले तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा, आप खुल के बात करें। इसने कदरे तामुल से कहा, हम हॉस्पिटल में तबलीग के लिए जाते हैं, इसलिए मुझे मालूम है। ये बिल्कुल इत्तेफाक है और हॉस्पिटल वालों ने भी झूठ बोल के कोई गुनाह नहीं किया था। इन्होंने 2 ज़िंदगी को बचाया था। वहाँ एक औरत ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। इसके शोहर ने बताया कि इनका यह बच्चा शादी के 10 साल बाद बड़ी मिन्नत मुरादों के बाद पैदा हुआ था। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड जाके इलाज भी करवाया था, लेकिन दौरान हमल ही डॉक्टर्स ने औरत को बता दिया था कि बच्चे की पैदाइश नॉर्मल नहीं होगी और ये हो सकता है कि आखिरी वक्त में भी कोई पेचीदगी पैदा हो जाए। डॉक्टर ने शोहर को साफ कह दिया था कि वो तय कर ले, अगर आखिरी वक्त में इसे फ़ैसला करना पड़ा तो वो क्या करेगा, माँ को बचाना चाहेगा या बच्चे को। और इस अक्लमंद शख्स ने पहले से सब तय कर रखा था। इसने कहा कि मुझे अपनी बीवी की ज़िंदगी चाहिए। क्या ये हो सकता है कि औरत को मुर्दा बच्चे की पैदाइश के बारे में ना बताया जाए और हमें कोई नौज़ायदा बच्चा दे दिया जाए जिसे हम अपना समझ के पालें? कुदरत के केस निराले हैं। जिस दिन वो औरत डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुँची, इसी दिन तुम अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गए थे। हॉस्पिटल की मैट्रन ने शोहर को बताया कि इत्तफाक कहो या खुदा की रहमत कि आज 2 नाज़ायदा बच्चे मिले हैं। शोहर ने एक को लेने पर आमादगी जाहिर की, मगर मैट्रन ने कहा, खुदा ने इन्हें एक साथ दुनिया में भेजा है। वो जुड़वा बहन भाई हैं। तुम दोनों को ले जा सकते हो या दोनों को छोड़ के जा सकते हो। शोहर ने दोनों को ले लिया। ये सब खुदावन यसु मसीह का करिश्मा है। इसने 2 ज़रूरतमंदों को यकजा कर दिया। बच्चों को घर मिल गया और वालिदैन मिल गए। औरत की खुशी का तो ठिकाना मत पूछो। जब डॉक्टरों ने इसे बताया कि आइंदा इसके माँ बनने के इम्कानात अब सिफर हो गए हैं, तो इसने कहा कि मुझे ये 2 क्या कम है। खुदा ने बेटा भी दे दिया और बेटी भी दे दी। अब और मैं क्या ख्वाहिश करूँ? चुनाचे अब वो दोनों बच्चे इस घर में परवरिश पा रहे हैं और जिस मोहब्बत से तुमने इनको महरूम करना चाहा, वो कई गुनाह होकर इनको मिल रही है। मुझे बताओ, क्या तुम इन्हें वापस ले सकोगे? कानूनी मुश्किलात को छोड़ो। अगर ऐसा बुरा वक्त आ गया कि मुझे एक तबाहकुन सच अदालत में बोलना पड़ा, तो मैं बाबल पर हाथ रख के झूठ बहरहाल नहीं बोल सकता, लेकिन इस सच से होने वाले नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात का अंदाज़ा करो। इस औरत पर क्या गुजरेगी? ये इसकी ममता का कत्ल होगा, कत्ल अमद। इसके और शोहर के दरमियान अलहदगी भी हो सकती है, क्योंकि वो कहेगी कि शोहर ने इससे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। शीरी ने कहा, होली फादर,
हमें माफ़ कर दें, हमने पहले गलती की लेकिन दूसरी बार इससे बड़ी गलती करने जा रहे थे। मैंने कहा इन बच्चों को अब वहीं रहना चाहिए, वही इनके असल वालिदैन हैं जो इनको पाल रहे हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे और तुम फिर वालिदैन बनो। पादरी ने कहा आमीन। हम खामोशी से चर्च से निकल आए। ड्राइवर वे पर अब सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी थी, शीरी की गाड़ी। वो चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मैं इसके साथ जा बैठा। शीरी ने बिलाखिर कहा अब तुम क्या कहते हो? मैंने कहा कहने को अब क्या बचा है, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, लेकिन हम रोशनी को क्या बताएंगे? मैंने कहा यह मुश्किल काम होगा, हम रोशनी को सच नहीं बता सकते, और बता भी तो वैसे कबूल नहीं करेगी। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसने कदरे तामुल से कहा। तुम जानते हो बच्चों के और यतीम खाने के बारे में तुमसे क्यों बात कर रही थी? मैंने इसे गौर से देखा। क्यों बात कर रही थी? मैंने इसे बताया था कि तुम्हें मालूम है कि वो बच्चे अब कहाँ हैं। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आने की वजह बना लूँ। तुमने इसे यह भी बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ चर्च जाऊँगा। शीरी ने इकरार में सर हिलाया। ताहम मैंने इसे कानूनी मुश्किलात से आगाह कर दिया। ये अंदाज़ा तो मुझे भी था कि बच्चों को वापस लेने के लिए कोई भी जाए, इसे अदालत में साबित करना पड़ेगा कि बच्चे इसी के हैं। फिर अब तुम रोशनी से क्या कहोगी? हम इसे बताएंगे कि बच्चे मर गए। ये क्या बेवकूफ़ी और बेरहमी की बात है। मैंने कहा मजबूरी में सब जायज़ है। अब पादरी ने कहा यह साबित किया यही कि जान बचाने वाला झूठ इस सच से अफजल तर है जो किसी की जान ले ले। मैं लाजवाब हो गया। तो वो तो ठीक है, मगर क्या मगर? रोशनी चर्च और हॉस्पिटल पर केस कर सकती है। अचानक इसे अपने बच्चे वापस हासिल करने का जुनून हो गया है। ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझो करो, मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम मेरे साथ रोशनी को ये बताओगे? हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम फिर मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। वो बोली मैं तुम्हारी पाकिस्तान रवानगी को नामुमकिन बना दूँगी, वक्ती तौर पर। मैं हाई कमीशन को मुतला कर दूँगी। मैंने हाथ जोड़े। अच्छा बाबा, चलो मेरे अमाल की सज़ा बन गई हो तुम। इसने गाड़ी स्टार्ट की। शाहजी, सज़ा तो मिली है मुझे या मेरी बहन को। तुम्हारी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है, पुरसुकून, बाइज़्ज़त, खुशहाल और सेहतमंद। मैंने कहा अपनी ज़िंदगी का रास्ता तुमने खुद मुतय्यन किया है। बिल्कुल गलत। ज़िंदगी के रास्ते और मंजिल सब तकदीर तय करती है। जो पहले से दस्ते कुदरत लिख देता है, अपने इख्तियार में हो तो हर लड़की के ख्वाब पूरे हो जाएं। वो डॉक्टर बन जाए, इसे एक लाजवाल हुस्न और शबाब की गारंटी हासिल हो जाए, और हर लड़का कस्टम अफसर या डिप्टी कमिश्नर बन जाए। तुम कोशिश और सलाहियत के अंसर को नज़रअंदाज कर रही हो। वो बोली तुम यकीनन बहुत खफा हो, लेकिन देखो तुमने रोशनी की मदद की। गलती रोशनी की थी कि वो तुम्हारे साथ कारोबारी नहीं रही, जज्बाती हो गई। तुमने मेरी माँ की मदद की, अब तुम मेरी मदद कर रहे हो। जहाँ इतना किया वहाँ एक आखिरी नेकी और सही। 1 घंटा और लगेगा तुम्हें। मैंने कहा एक झूठ और बोलना पड़ेगा। चलो तुम कच मत बोलना, झूठ मैं बोलूँगी, सारा गुनाह मेरे सर। मैं वाक़यात और हादसात की एक दलदल में फंस गया था और अब इससे निकलने के लिए हाथ पाँव मार रहा था, मगर मेरी हर कोशिश एक नई मुश्किल खड़ी कर देती थी। शीरी के अपार्टमेंट पहुंचने तक मैं तय कर चुका था कि ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं हर नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, मगर ब्लैकमेलिंग के लिए दबाव में नहीं आऊँगा। हस्बे तवक्का रोशनी के लिए अपने बच्चों की मौत की खबर भी गम एक पहाड़ साबित हुई जो इस पर अचानक टूट पड़ा था। वो पहले भी नीम जहाँ थी। इस सदमे ने रोशनी के कशीदा असाब को तबाह करके रख दिया। इसने चिल्ला चिल्ला के रोना और ख़ुद को कोसना शुरू किया। फिर वो दरवाजे से सर टकराने लगी। मैंने इसे रोकने और काबू करने की बड़ी कोशिश की, मगर वहशत और जुनून में इसकी जज्बानी मज़ाहमत कई गुना ज़्यादा हो गई थी। इसने शीरी को ऐसा धक्का दिया कि वह दीवार से टकराई तो इसे चक्कर आ गए। इस जद्दोजहद में रोशनी के कपड़े भी फट गए थे, और मज़ीद गज़ब से यह हुआ कि पास पड़ोस के कुछ लोग ये पूछने आ गए कि यहाँ क्या हो रहा है। इनमें ज़्यादातर औरतें थीं जो मुझे बड़ी मलामत अमेज शक भरी नज़रों से घूर रही थीं। एक मनोज बुढ़िया ने तो ये कह दिया कि मैं ज़बरदस्ती रोशनी की इज़्ज़त लूटने की कोशिश कर रहा था और मुझे फ़ौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। दूसरी औरत ने एक नस्ली तअस्सुब का मुजाहरा करते हुए कहा कि ये एशियाई ऐसा ही करते हैं, इनके लिए औरत ज़ाती प्रॉपर्टी या जिनसे तिजारत है, इंसान नहीं है। एक बार फिर शीरी ने एम्बुलेंस तलब की और मैं रोशनी को दबोच के नहीं बैठ सकता था। मैं इसे नॉकआउट कर दिया। ये वहशियाना सलूक देख के एक औरत ने चीख मारी और दूसरी पुलिस को फ़ोन करने भाग गई। मैं एक नई मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। जब एम्बुलेंस आई तो इसके साथ पुलिस भी आई, मगर वहाँ पुलिस ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं डालती। शीरी की वजाहत ने पुलिस ऑफिसर को मुतमईन कर दिया और वो एम्बुलेंस के साथ ही वापस चले गए। एक बार फिर रोशनी हॉस्पिटल पहुँच गई। जब मेडिकल स्टाफ ने इसे अपनी तहवील में ले लिया तो मैंने शीरी से कहा मुझे अब चलना चाहिए। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थैंक यू वेरी मच, लेकिन एक आखिरी मसला। मैंने बरहमी से कहा अब क्या है? तुमने रोशनी के लिए इजाफी रकम का वादा किया था। मैंने इसे 40,000 का चेक थमा दिया जो आकिल के अकाउंट का था। मैं भूला नहीं था। अब मुझे इजाज़त है। 1 मिनट, इसने कहा और सर उठा के मेरे गाल को चूम लिया। फिर बदतमीज़ी की है मैंने। तुमने कहा कि थप्पड़ मारोगे। मैं मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। किस करना इस सोसाइटी में कतन मायूब नहीं समझा जाता जिसका असर शीरी कबूल कर चुकी थी, बल्कि बाज़ औक़ात ये शुक्रगुजारी और एहसानमंदी के जज्बात के इजहार का पसंदीदा तरीका समझा जाता है। हम सिर्फ मुहावरे की हद तक ऐसा करते हैं कि जी चाहता है कि तुम्हारा मुँह चूम लूँ। वहाँ अमलन यही किया जाता है और इसमें गालों की तशख़ीस नहीं। ज़्यादा जज्बाती होकर कोई होंठों को भी चूम ले तो इस पर बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं होती। रोशनी ठीक हो जाएगी।
मैंने दोस्ताना अंदाज में शीरी के कंधे पर हाथ रखा। वो भरी बैठी थी। इसने मेरे सीने पर सर रख के सिसकना शुरू कर दिया। शाहजी, तुम जितने अच्छे बंदे हो हम इतनी ही बुरी साबित हुई, लेकिन क्या करें, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, हमें माफ़ कर देना। मैंने इसे थपक के चमकार के अलग किया। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसने अपने आंसू पूछे और मुस्कुराने लगी। अगर हमें तुम जैसा कोई पाकिस्तानी मर्द अपना लेता तो ख़ुद भी बड़े फ़ायदे में रहता और हम भी वो ना होते जो हम हैं। इस शाम का बाकी हिस्सा मैंने एनी और आकिल के साथ बाकी मानदा शॉपिंग में सर्फ किया। मैं बहुत खुश और मुतमईन था। लंदन में मेरे क़याम के सारे मकासद पूरे हो गए थे, इन तमाम कानूनी मसाइल से जो लंदन में पेश आए। मुझे मकामी अखबारात में मुनासिब पब्लिसिटी मिली, लेकिन पाकिस्तान में शबनम की कोशिश से तमाम अखबारों ने शाह आलम को नुमायाँ कवरेज दी और इससे ये साबित हो गया कि शाह आलम न सिर्फ ये कि लंदन में मौजूद है बल्कि फिर एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान के कुछ अखबारों ने, जिनमें शबनम का अखबार पेश था, मुस्तकबिल में मेरे सियासी अज़ाइम का खूब चर्चा किया। शबनम एडिटर थी और इसके शाह आलम से मरासिम की नौयत भी किसी से पोशीदा ना थी। चुनांचे अखबार नवीस तो इस प्रोपेगेंडे की अहमियत को समझते थे, लेकिन रायामा भी दोबारा शाह आलम का तज़किरा सुन रही थी। गुमनामी में रहने वाला शख्स शाह आलम फिर पहले जैसी शोहरत पाने लगा था और मुझे यकीन था कि इसके पाकिस्तान पहुँचने पर सियासी मंजर में कुछ हलचल ज़रूर पैदा होगी। ज़रूरत अब इस बात की थी कि नासिर अज़ीम की बका के लिए शाह आलम को फना कर दिया जाए। ये काम आसान नहीं था। लाहौर जैसे शहर में शाह आलम की सियासी पार्टी PJF के कारकुन, ओहदेदार और मेंबर बहुत थे। वहाँ किसी भी शख्स को शाह आलम करार देकर दफन करा देना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन ये काम कराची में किया जा सकता था। रात को मैंने रईस से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की तो मुझे आधी रात के बाद नीलम के घर में मिला। क्या हाल एंड चाल है प्यारे, तू ऐसा गया कि बिल्कुल ही गो एंड गॉन हो गया। मैंने कहा बस अब एक दिन की बात है, परसों मैं पाकिस्तान पहुंच रहा हूं, तो मुझे कराची में वसूल कर। कराची में क्यों? मैंने कहा ये मैं कराची पहुंच के बताऊंगा, लेकिन यार मैं नहीं आ सकता। वो बोला बकवास मत कर। मैंने इसे गालियां दी। तुझे आना पड़ेगा। अबे बात को समझा कर भूतनी के, मैं सेक्रेटरी हूँ अपनी नीलम का, ऐसी की तैसी सेक्रेटरी की, और इसकी जिसका तू सेक्रेटरी है। नीलम ने तो ऐलान कर दिया कि वो फिल्मों से रिटायर हो जाएगी। वो तो ठीक है प्यारे, अपन भी इससे यही कहते हैं कि ये काम छोड़ दे, मगर जो फिल्में ज़ेर तकमील जाहिल की औलाद। इसने झींप के कहा अबे हाँ वही तो पूरी होंगी ना। मैंने कहा तो इस्तीफ़ा दे दे, छोड़ दे नीलम की नौकरी। अबे यार नौकरी कहाँ, हम तो बादशाही कर रहे हैं। इतना ख्याल रखती है वो मेरा कि मैं तुझे क्या बताऊँ। एक वो पहले वाला सेक्रेटरी था रहमानी, साला 5 लाख खा गया। इसके साथ भी अच्छा सलूक था नीलम का, मगर अपने साथ तो वो वैसे ही कर रही है जैसे तेरे साथ। वो बड़ी नेक और फ़राक दिल औरत है। हाँ, सुबह नाश्ता हम साथ करते हैं, स्टूडियो में लंच भी साथ करते हैं, बड़ी बातें बनाते हैं लोग। अखबार वाले तो साले एक नंबर के हरामी हैं, पता नहीं क्या कुछ छाप रहे हैं। मेरा माथा ठिनका, क्या छाप रहे हैं? अबे यही इधर उधर की बेतुकी बातें कि इनके दरमियान ये है वो है। मैंने कहा बेटे धुआं वहीं से उड़ता है जहाँ आग हो। वो हंसने लगा। आग कहीं नहीं है प्यारे, झूठ बोल रहा है मुझसे। क्या दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई? देख प्यारे, दोनों तरफ का तो पता नहीं, पर अपना दिल साला काबू में नहीं रहा। इसकी मेहरबानियाँ देख के दिमाग ख़राब हो गया है अपना। वो हंसने लगा। मैंने कहा दिमाग अच्छा कब था, लेकिन तुझे कराची आना पड़ेगा। इतने दिन के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, महीना भी नामुमकिन। इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। मैंने कहा लानत भेज छुट्टी पर। मैं जो कह रहा हूँ कि इस्तीफ़ा देकर आ जा, मैं तुझे अपना सेक्रेटरी मुकर्रर करता हूँ। अबे नहीं यार, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर तो छोड़े कैसे? ये नीलम की फ़िक्र मत कर, इससे मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा ये बात नहीं प्यारे, अपने लिए भी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? इतने दिन नीलम से दूर रहना। वो बोला। मैं भौंचा के रह गया। अच्छा तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है? भूतनी के तुझे इश्क हो गया इससे साले? सूरत देखी है अपनी? अबे यार मोहब्बत क्या सूरत देख के की जाती है? मैंने कहा मोहब्बत के घोड़े पहले तो वज़न देख के बात करते हैं और फिर मोहब्बत होती ही है। वो हंसने लगा। वो मोहब्बत कहाँ थी प्यारे? ये बात अब समझ में आई, बस ऐसे दिल लगी थी। मैंने कहा क्या नीलम का दिमाग ख़राब हो गया है? वो बोला वो क्या शेर पढ़ता था तू? कहते हैं कि जिसे प्यार वो दिमाग की ख़राबी है। तो प्यारे ऐसा ही होता है वाकई, सिर्फ फिल्मों में नहीं ज़िंदगी में भी होता है। मेरे लिए इस हकीकत को तस्लीम करना मुश्किल हो रहा था कि नीलम जैसी सुपरस्टार जिसका एक आलम दीवाना था, इसने रईस जैसे मामूली शक्ल सूरत के बेनसब और किसी हद तक बदनाम और जाहिल शख्स को पसंद कर लिया। रईस खुद मुझे इसकी इतला दे रहा था तो यकीन किए बिना चारा ना था। दूसरी तरफ मुझे खुशी भी थी क्योंकि मुझसे बेहतर रईस को भला कौन समझ सकता था। अपनी तबी सादगी, नेक नीयती और फ़रागदिली के बायस वो किसी भी औरत के लिए मिसाली शौहर साबित हो सकता था। ये अलग बात है कि इब्तिदा में वो दिल लगी के लिए दिल लगाता रहा और 200 पाउंड वज़न की ऐसी हसीनाओं के जाल में उलझता रहा जिनको वो मजाक में रसमलाई, बर्फ़ी, अमृति और जलेबी जैसे नाम देता था। मैंने कहा रईस, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कराची पहुँच जाओ वरना
अबे बात सुन मेरी, दरअसल वो नीलम का प्रोग्राम कुछ और था। हमने सोचा था कि अचानक लंदन पहुंच जाएंगे, अपनी सोनी को मुबारकबाद देंगे। इसका नाम अब एनी है, उल्लू के पट्टे। अबे हाँ वही एनी। और आकिल की शादी में शरीक ना होने का बहुत सदमा था नीलम को। हम कल परसों में रवाना होने का सोच रहे थे। मैंने कहा अगर ये बात है तो ठीक है प्यारे, तू भी रुक जा 2-4 दिन और। मैंने कहा मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं फिर किसी मुश्किल में पड़ जाऊँगा। मैं अब रवानगी मुलतवी नहीं करने वाला। हाँ ये हो सकता है कि तुम कराची पहुँचो तुम दोनों, तो मैं रिसीव करूँ, फिर तुम लंदन जाके वापस कराची आ जाओ, मैं कराची में तुम्हें दोबारा रिसीव करूँगा। तो नीलम से बात कर ले और मेरी फ़्लाइट का नंबर और टाइम भी नोट कर ले। एनी और आकिल मुझे सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक गए। एनी मेरे तवक्का के बरअक्स ज़रा भी परेशान या उदास नहीं हुई। फिर कब आओगे भैया? जब तू बुलाएगी। मैंने कहा अच्छा फिर तुम यूँ करो, कल पाकिस्तान पहुँच के परसों वापस। वो हंसने लगी। मैंने कहा आना जाना तो लगा रहेगा पगली। वो बोली सिर्फ तुम आओगे भैया, मैं तो पाकिस्तान जा नहीं सकती। आकिल ने एक कार्टन मेरे हवाले किया है, इसमें चॉकलेट्स हैं कमर के लिए, हेयर्ड्स लाया हूँ, मुंतखब करके कॉफ़ी हैं। वैसे तो कॉफ़ी हैं मगर कमर को ये हमेशा नाकाफ़ी रहते हैं। एनी ने कहा भैया इस संदूकची में क्या है? मैंने कहा चंदा की अमानत है। स्पीकर के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर फ़्लाइट की रवानगी का ऐलान होने लगा। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो ट्रांजिट लाउंज में चले जाएं। मैं आगे बढ़ा और रुक गया। ट्रांजिट लाउंज के रास्ते में होगर का भाई ब्रट, इसका बाप और कुछ दूसरे बदमाश दीवार बने हुए थे। जहन्नम रसीदा होगर के भाई ब्रट और इनके माँ हरामी वालिद माजिद समेत वहाँ 5 अफराद का टोला अपनी बदमाशी की ताकत से मेरा रास्ता रोकने के लिए मुस्तैद था। मालूम नहीं इन्हें किस तरह ये इल्म हो गया कि मैं आज इस फ़्लाइट से फ़रार हो रहा हूँ, और वो कबल अज़ वक्त मेरे इरादे को नाकाम बनाने के लिए लंदन एयरपोर्ट पर जमा हो गए। वो सब ट्रांजिट लाउंज को जाने वाले रास्ते की तरफ मुँह किए खड़े थे। चुनांचे अभी तक इनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन ये बात यकीनी थी कि मुझे देखते हुए शिकारी कुत्तों की तरह लपकेंगे और कानूनी या गैर कानूनी तौर पर मुझे मजबूर करेंगे कि मैं होगर के खून बहा की रकम अदा करूं। फिर मैं इनकी तरफ से जहन्नम में जाऊं या अपने वतन, या मैं परवाज़ छोड़ दूं, इनके साथ चलकर फैसला कर मुज़ाकरात करूं कि मुझे कानून के मुताबिक कत्ल के इल्ज़ाम का सामना करना मंजूर है। इनका मुतालबा मानना या इनके हाथों कत्ल होना। फिल्मी हीरो की तरह इन सब को मार मार के 5 मिनट में लंबा लिटाया जा सकता था, मगर इसके बाद मेरे इस परवाज़ से पाकिस्तान जाने के इम्कानात सिफर हो जाते। एयरपोर्ट पर हंगामा होते ही कानून हर सिमत में सूरत हाल को कंट्रोल करने में हरकत में आ जाता। ब्रट एंड ब्रदर्स कंपनी के साथ मैं भी गिरफ्तार हो जाता और फिर कानूनी तौर पर बाइज़्ज़त रिहाई से पहले मेरे वापस पाकिस्तान जाने का सवाल ही पैदा ना होता। मेरे खिलाफ होगर के कत्ल का इल्ज़ाम साबित होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, मगर ये केस खुलता तो गोया पंडोरा बॉक्स खुल जाता। गुज़श्ता 2 माह में न चाहने के बावजूद मैं कई बार पुलिस के गवाह की हैसियत से पेश हो चुका था। ताज़ा तरीन वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया था जब मैं शीरी के साथ इसकी बहन रोशनी को हॉस्पिटल ले गया था। फ़िलहाल मैं कत्ल जैसे संगीन अल्ज़ाम में बिलावजह मुलव्वस होने का भी मुतहम्मल नहीं हो सकता था। मेरा जहन तेज़ी से सोच रहा था। कानून से मदद मांगने का मतलब वही था जो गैर कानूनी तौर पर अपना रास्ता बनाने की कोशिश का होता है। पुलिस बाहर सूरत दखल अंदाज होती हो और फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुन के यही फ़ैसला करती कि मामलात की सही सूरत हाल वाज़ा होने तक मुझे रोक लिया जाए। मैंने आकिल और एनी को कुछ दूर बुला के सिचुएशन समझाई। अब मैं ट्रांजिट लाउंज तक कैसे जाऊँ? एनी ने मशवरा दिया आप VIP गेट से अंदर चले जाएँ, आखिर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और आप एक अहम सियासी शख्सियत हैं। आकिल ने नफ़ी में सर हिलाया। खातून ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ वज़ीर मशीर भी आम लोगों की तरह रहते हैं, बस और ट्रेन में सफ़र करते हैं और यहाँ भी आम रास्ते से आते जाते हैं। मैंने कहा वक्त बहुत कम है, वरना मैं इन सब से निमट लेता। कैसे निमट लेते आप? सबका मार मार के भुरकस निकाल देते। माना कि आप बड़े 30 मार खान हैं, मगर यहाँ कोई फिल्मी शूटिंग नहीं हो रही कि हीरो दर्जन भर दुश्मनों को मार के मुस्कुराता हुआ निकल जाए। आकिल ने खफकी से इजहार किया। यार यही तो मैं नहीं चाहता ना, फिर पुलिस के चक्कर में पड़ा तो वो कहेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। वो तुम्हें नफ्सियाती मुआयने के लिए भेज देंगे कि ये शख्स जब तक मारपीट ना करे इसे खाना हजम नहीं होता। मैंने कहा तुम तो जानते हो कि मुसीबत खुद मेरे गले पड़ती है, मगर पुलिस ये बात नहीं जानती। मैंने कहा मसले का हल सोचो यार। एनी ने कहा मेरा तो ख्याल है कि तुमको सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। और क्या बताना चाहिए इन्हें? एनी बोली यही कि एयरपोर्ट पर कुछ ख़तरनाक लोग मेरी मौत के लिए खड़े हैं और मुझे ख़तरा है कि इनसे बराए मेहरबानी मुझे बाहिफाजत तक बाहर पहुंचा दिया जाए। मैंने एक ठंडी सांस ली। मेरी भोली बहन, ये सब इतना आसान नहीं होता कि पुलिस मुझसे पूछेगी कि आखिर कौन है ये ख़तरनाक लोग और आपकी जान के क्यों दुश्मन हो रहे हैं। क्या जवाब दूंगा मैं इन्हें? आकिल बोला और फ़र्ज़ करो तुम्हारे भैया की शिकायत पुलिस ने ब्रट को, इसके बाप को और बाकी सब लोगों को पकड़ लिया, तो इनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर इस शरीफ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग क्यों इसका रास्ता रोके खड़े हो? जाने क्यों नहीं देते इसे? मैंने कहा यही असल प्रॉब्लम। पुलिस बयान पर इन्हें जेल नहीं भेज सकती और ये मामला पेश होगा अदालत में, मगर इससे पहले होगी तहकीकात तो शाह आलम का कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। होगर के भाई और बाप को होगर के हलाक होने का इतना सदमा नहीं है जितना लालच का है कि मुझसे 1.5 लाख पाउंड वसूल करें।
ब्रेड खुद कातिल है अपने भाई का, एनी बोली। ये तो तुम कह रही हो ना, सोचो ब्रेड क्या कहेगा और होगर का बाप क्या कहेगा। इन्हें 1.5 लाख पाउंड मिलने की उम्मीद ना रही तो फिर वो उत्तर आएंगे खुली दुश्मनी पर। वो मुझ पर होगर के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर देंगे। यही नहीं, ब्रेड डकैती के ड्रामे का सारा राज फाश कर देगा। ब्रेड खुद डकैती में शामिल था। आकिल ने कहा, यार एनी, क्या ज़रूरी है सोचे समझे बगैर बोलना। मैंने क्या गलत कहा है? एनी बिगड़ के बोली। मैंने कहा, सच तो यही है कि ब्रेड भी वारदात में शरीक था, मगर एक तो अदालत में सच कोई नहीं बोलता, दूसरे ये सच का फंदा बिला आखिर मेरे ही गले में पड़ेगा। ब्रेड कहेगा कि इस शख्स ने मेरे भाई होगर को बेवकूफ़ बनाया, इससे कहा कि 10,000 पाउंड दूंगा, तुम फ़लाँ जगह जिम्मी की गाड़ी रोक लो और ये गाड़ी फ़लाँ जगह मेरे साथी के हवाले कर दो। इसने ये नहीं बताया था कि गाड़ी में 3 लाख पाउंड कैश हैं। जब ये बात अखबारात में शाया होने वाली ख़बरों से होगर को मालूम हुई तो इसे सख्त तैश आया। इसने शाह आलम से कहा कि माले गनीमत में से आधा मेरे हवाले करो। शाह आलम ने इनकार किया। इस पर इनकी लड़ाई हुई जिसमें होगर मारा गया। ज़रा सोचो, ये सब अदालत में कहा गया तो मेरा इंजाम क्या होगा। इनके पास तो चश्मदीद गवाह भी बहुत हैं। मारे सारे काले जो वहाँ रहते हैं, होगर फैमिली जैसे। हर शख्स बाबिल पर हाथ रख के कह देगा कि इसने खुद मुझे लोहे की सलाख से होगर पर वार करते देखा था। एनी मुतफक्कर परेशान नज़र आने लगी। फिर क्या करें भैया? आकिल ने कुछ सोच के कहा, एक आइडिया है। वो क्या? मैंने कहा, तुम इनकी आंखों में धूल झोंक के निकल जाओ। मैंने इधर उधर देखा, धूल यहाँ कहाँ है ब्रदर इन लॉ? वो बोला, देखो आधे घंटे की बजाय अगर पौना घंटा लग जाए तब भी तुम्हें फ़्लाइट मिल जाएगी। थोड़ा बहुत ताख़ीर का मार्जिन होता है। मैंने कहा, वो तो कोई मसला नहीं, 1 घंटे बाद में मैं बोर्डिंग कार्ड ले लूँगा। मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ, लेकिन मैं परवाज़ से पहले यकीनन पहुँच जाऊँगा। एक तरकीब है मेरे जहन में। हम यहाँ से निकलते हैं एक साथ, फिर 1-2 किलोमीटर के फासले में एम्बुलेंस तलब करता हूँ। हम तुम्हें यहाँ लाते हैं स्ट्रेचर पर लिटा के, फिर शिफ्ट कर देंगे व्हील चेयर पर। तुम कह सकते हो कमर की एक चोट के बाद फ़िलहाल तुम्हारी टांगें काम नहीं कर रही हैं। तुम्हें एयरलाइन का नर्सिंग स्टाफ खुद ट्रांजिट लाउंज जहाज़ तक पहुँचाएगा, लेकिन व्हील चेयर भी गुजरेगी इस रास्ते से जहाँ मेरे दुश्मन दीवार बने खड़े हैं। एम्बुलेंस में हम तुम्हें चादर से ढांप कर लाएंगे। वो चादर तुम व्हील चेयर पर ओढ़ के बैठ सकते हो। सिर्फ इमिग्रेशन वाले तुम्हें मजबूर करेंगे कि अपना चेहरा दिखाओ और कोई ये मुतालबा नहीं कर सकता। तुम दुश्मनों की नज़रों के सामने से बाहिफाजत गुजर जाओगे, इन्हें शक भी नहीं हो सकता। मैंने इस प्लान पर गौर किया तो कामयाबी के इम्कानात खासे रोशन नज़र आए। वक्त कम था और मेरी या एनी के जहन में कोई मुतबादिल मंसूबा भी नहीं था। चुनांचे मैंने फ़ौरी तौर पर अपनी रजामंदी का इजहार किया। ये है तो मुश्किल, मगर फ़िलहाल और कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। वी कैन एटलीस्ट ट्राई, आकिल बोला। यानी तजब्जुब का शिकार रही, ठीक है, मगर सोच लो अच्छी तरह। लड़की, वक्त कहाँ है सोचने के लिए? मैंने कहा। हम अफरा तफरी में बाहर निकले। लंदन के हेथरवार्ट का रकबा भी कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। वक्त की कमी के बाद हमारा बाहर जाने के लिए पार्किंग एरिया तक पहुंचना और गाड़ी लेकर बाहर निकलना मुमकिन ना था। हमने सबसे पहले सामने आ जाने वाली टैक्सी को रोक लिया और एयरपोर्ट की हदूद के बाहर एक बस स्टैंड पर पहुंच के किराया अदा किया। आकिल ने वहीं मौजूद एक फ़ोन बॉस से मालूमात हासिल की तो पता चला कि एम्बुलेंस सर्विस एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। 10 मिनट में एम्बुलेंस एन हमारे सामने आकर रुक गई। एक नर्स ने बाहर आकर पूछा, मरीज़ कौन है? मैंने बीमारों वाली सूरत बना ली। मरीज़ मैं हूँ, मैं चल नहीं सकता। फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? नर्स ने सवाल किया। मैंने कहा, ये प्रॉब्लम आर्जी है, कभी कभी अचानक मेरा निचला धड़ बेजान हो जाता है। यहाँ तक मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके लाया था। तुमने बड़ा ख़तरा मोल लिया, तुम किसी हादसे से दो चार हो सकते थे। मैंने कहा, दरअसल 6 महीने से मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे एक भी फारिज का अटैक नहीं हुआ था। मेरी कमर में 2 साल पहले चोट आई थी, इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। किसी वजह के बगैर अचानक टांगें बेजान हो जाती थी, कभी हफ्ते में 1 बार, कभी 2 बार। फिर इलाज से इतना फ़ायदा हुआ कि फालिज का हमला महीने 2 महीने बाद होने लगा। अब 6 महीने गुजर गए तो डॉक्टर ने भी कहा कि तुम ठीक हो। तुम्हें अब कहाँ जाना है? नर्स ने कहा, हॉस्पिटल। नो, मेरी फ़्लाइट है 1 घंटे में, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। एयरपोर्ट तो खैर सामने है, मुझे जहाज़ तक पहुँचना है। नर्स ने पूछा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैंने कहा, नहीं, पहले कई बार मैं अकेला आया हूँ। और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैंने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई एक कार की तरफ इशारा कर दिया और सामने इसे मेरी बीवी ले जाएगी बाद में, लेकिन तुम अगर इस तरह मदद की बजाय जरा करती रही तो मेरी फ़्लाइट ज़रूर मिस हो जाएगी। दरअसल मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। खैर, ये एयरलाइन वालों का दर्द सर है कि वो तुम्हें ले जा सकते हैं या नहीं, वो बोली। इसने एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुलाया, फिर अनजान बन के एक तरफ खड़े हुए आकिल को इशारा किया, प्लीज़ इनकी मदद करें। मुझे एक तरफ से ड्राइवर ने सपोर्ट किया और दूसरी तरफ से आकिल ने मुझे एम्बुलेंस तक ले गए और अंदर लिटा दिया। मैंने आकिल से कहा, हाथ मिलाकर कहा, तुम लोग अब जाओ, खुदा हाफिज़। मगर आकिल ने कहा, हम उस वक्त तक देखेंगे जब तक तुम अंदर नहीं चले जाते। व्हाट इज़ दिस? नर्स ने बुरा मान के कहा, अभी तुमने बताया था कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैंने फ़ौरन वजाहत की, ये अजनबी मुझे सूरत से अपना हमवतन पाकिस्तानी लगा, इसलिए मैंने उर्दू में शुक्रिया अदा कर दिया। फिर इसने जवाब में क्या कहा? इसने कहा कि इसका इखलाकी फ़र्ज़ था, जो इसने पूरा कहा। नर्स मुतमईन होगी। इसने ड्राइवर से कहा, चलो, और फिर मुझसे मुखातिब हुई, तुम्हें कौन से गेट पर जाना है ड्राइवर को बता दो। मैंने कहा, नंबर 227 प्लीज़। नर्स ने कहा, तुम्हें यकीन है कि इस हालत में तुम सफ़र कर सकते हो? मैंने कहा, यह असर वक्ती होता है,
अभी आधे पौने घंटे में मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें एयरलाइन वालों को भी मुतमईन करना पड़ता होगा। मैंने कहा, वो जानते हैं मुझे। यूसी, मैं एक डिप्लोमेटिक हूँ, अक्सर आता जाता रहता हूँ। क्या मुझे एक चादर मिल सकती है ओढ़ने के लिए? नर्स ने मुझे एक साफ धुली हुई चादर ओढ़ा दी। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? यस, इस कैफियत में कुछ सर्दी भी महसूस होती है। अब अगर मैं ये चादर ख़रीदना चाहूँ? ओ नो, मैं इसे बेचने का इख्तियार नहीं रखती, वो बोली। मैंने कहा, तुम मेरी मदद करने के लिए इतना तो कह सकती हो कि चादर तुमसे गुम हो गई हो और इसकी कीमत जो भी हो मेरी तरफ से अदा कर सकती हो। ये कुछ नोट है। इसने नोटों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मैं ये नहीं ले सकती। मैंने कहा, लेकिन मुझे चादर की सख्त ज़रूरत है। वो कुछ सोच के बोली, ऑल राइट, अभी तुम चादर रख लो, आगे जहाज़ वाले तुम्हें कंबल भी फराहम कर सकते हैं। थैंक्स। मैंने कहा, जहाज़ तक पहुंचने के मैं चादर वापस कर दूंगा। एम्बुलेंस इसी रास्ते का मकामी जा खड़ी हुई जो मरीज़ों के आने जाने के लिए मखसूस था। आकिल की तरकीब काम कर गई। मैं अब इस जगह से बहुत दूर था जहाँ ब्रट, इसका बाप और इनके हमायती मेरी आमद के मुंतज़र थे। ये बात मेरे लिए नाकाबिले फ़हम थी कि आखिर इन्हें मेरी इस फ़्लाइट से रवानगी का इल्म कैसे हुआ। शायद इन्होंने किसी जान पहचान वाले की मदद से या नाजायज़ ज़राए से पाकिस्तान जाने वाली PIA की हर फ़्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की होगी और जैसे ही मेरा नाम इस फ़्लाइट के मुसाफिरों में देखा होगा वो मेरे इस्तकबाल के लिए पहुँच गए होंगे। मुझे ड्राइवर ने एक और शख्स की मदद से उतारा और एक व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। किसी दुश्वारी के बगैर नर्स व्हील चेयर को धकेलती हुई आगे बढ़ी। मैंने चादर को पूरे जिस्म पर अच्छी तरह लपेट लिया था और चेहरे को भी पूरी तरह चादर में छुपा लिया था। लोग खुद ब खुद व्हील चेयर के लिए रास्ता छोड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं दाखिली दरवाजे के करीब पहुंच रहा था मेरा दिल कुछ तेज़ी से धड़कने लगा था। खौफ एक खलिश बन के मुझे परेशान करता रहा कि कहीं ब्रट एंड कंपनी ने चादर में छुपा होने वाला बावजूद मेरा चेहरा देख लिया, यानी शक भी हो गया तो वो क्या करेंगे। लेकिन मेरे अंदेशे बेबुनियाद साबित हुए। ब्रट और इसके साथी व्हीलचेयर देखते ही इधर उधर हो गए। मैं किसी पर्दादार खातून की तरह चादर में लिपटा हुआ इनके दरमियान से गुजर गया। इस वक्त तक मेरे जिस्म के हर मसाम से पसीना फूट के बहने लगा था। ख़तरे की हदूद से गुजरते ही मैंने सुकून का गहरा सांस लिया और चादर को अपने चेहरे से हटा दिया। आगे रास्ता साफ़ और महफूज था। मुझे मफलूज नज़र आने की अच्छी खासी अदाकारी करनी पड़ी, लेकिन मेरे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ने मेरी बहुत मदद की। मेरा सामान पहले ही क्लियर हो गया था। मुझे किसी दुश्वारी के बगैर बोर्डिंग कार्ड भी मिल गया था। ट्रांसलेट लाउंज में पहुंच के मैंने नर्स का शुक्रिया अदा किया और चादर भी इसे वापस कर दी। आगे मुझे PIA के मुस्तैद स्टाफ ने संभाल लिया और जहाज़ में पहुंचा दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि बहरी या हवाई जहाज़ किसी मुल्क का नुमाइंदा हो तो इसके अंदर की जगह को असल मुल्क की तस्वर किया जाता है। चुनांचे अपने वतन की नुमाइंदगी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर कदम रखने के बाद मैंने तस्वर में अपने वतन की मानूस फ़िज़ा को, इसके वजूद को और इस एहसास को, खुशबू को महसूस किया जो पाकिस्तान के नाम से मंसूब और मानून है। वहाँ बेशतर पाकिस्तानी थे और चंद एक को छोड़ के सब पाकिस्तान की ज़ुबान बोल रहे थे। अंग्रेज़ों के मुल्क पुरतसने और पुरतकल्लफ अजनबियत का माहौल यकलक ख़त्म हो गया था। मैं जैसे लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से अचानक लाहौर की ग्वाल मंडी या कराची के लालो खेत पहुंच गया था जहां सब अपने थे, पाकिस्तानी थे। मैं एक नए नवेले पाकिस्तानी जोड़े के करीब से गुजरा। दूल्हा अभी भी अपनी फ़तह पर खुश था। दुल्हन रवायती अंदाज में अपने मफ्तूह होने के ख्याल से शर्मा रही थी। इसने गोरे हाथों पर कोहनी से ज़रा नीचे तक बड़े दलावेज़ अंदाज में मेहंदी के फूल खिला रखे थे और इसके माथे पर झूमर यूँ चमक रहा था जैसे बरखा रुत में किसी निखरे हुए धुले धुलाए आसमान पर 14वीं का चाँद। मैंने दो सेहतमंद पंजाबियों को रवायती ज़िंदा दिली और बेतकल्लुफ़ी के साथ किसी लतीफ़े पर कहका मार के हंसते और एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते देखा। मेरे पीछे दो सिंधी मियाँ बीवी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पर बड़ी आलिमाना गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। कहीं से 3-4 पठानों के बैक वक्त बोलने की आवाज़ भी मुझे तक पहुँच रही थी। कुछ लोग कंटोट के लहजे में ज़ुबान को तकलीफ़ देकर अंग्रेज़ी में भी बातें कर रहे थे। मुझे मेरी सीट तक पहुँचाने वाले फ़िज़ाई मेज़बानों ने कमाल शाइस्तगी का मुजाहरा किया। अब आप कंफर्टेबल हैं सर? मैंने कहा यस थैंक्स, मैं कुछ देर में नॉर्मल हो जाऊंगा। हमारे लिए कोई और खिदमत? मैंने इनका फिर शुक्रिया अदा किया और खिड़की से बाहर इस लंदन को देखने लगा जिसने मुझे 2 महीने अपना कैदी बना कर रखा था। मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आखिरी वक्त तक रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं आखिर लंदन से भाग आया था। मुझसे चंद सौ गज़ के फासले पर इस वक्त भी ब्रट एंड कंपनी कातिलाना अज़ाइम के साथ मेरी राह देख रही थी और आते जाते हजूम में शाह आलम के चेहरे को तलाश कर रही थी। इससे परे लंदन में कहीं एक लड़की रोशनी थी जिसने मेरे साथ ज़िंदगी भर शरीक सफ़र रहने के ख्वाब देखे थे, मगर इसके अरमानों के आशियानों पर ऐसी बिजली गिरी थी कि अब ना राख थी, ना चमन था, ना आशियाना था। रोशनी के साथ ही दूसरी लड़की शीरी थी, बदकिरदार और बदनाम मगर साफ गो और नेक दिल। वहीं लंदन के एक हॉस्पिटल में जो हुई थी और शायद दिल ही दिल में अपनी फतूहात का शुमार करके मुस्कुरा रही थी। इसे अपने हुस्न और शबाब की एक कीमत वसूल करनी थी और इसने की। इसे अपने दौलतमंद मालिक को आका शोहर को ठिकाने लगाना था और इसने लगा दिया। इसे एक पाकिस्तानी शाह आलम के गरूर को शिकस्त देनी थी और नाकाबिले तस्खीर है इसने दी। अब ये क्या सोचना कि हर जीत के लिए इसने अखलाक और किरदार के कितने ज़ाब्तों को पामाल किया। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। वहीं कहीं दूसरे हॉस्पिटल में लॉर्ड प्राइस लेटा हुआ था जिसने 50 साल तक एक दोस्त की अमानत को संभाल के रखा था और बिलाखिर ये अमानत इसके वारसों तक पहुँचाने में कामयाब रहा था। एक जेल खाने में जिम्मी बंद था
जिसने ज़िंदगी भर सबको अपनी अय्यारी और बदमाशी से धोखा दिया था, मगर बिलाखिर तकदीर ने इसे धोखा दिया और अब वो एक बिज़नेस पार्टनर और एक लाइफ पार्टनर्स पर एतबार की सज़ा काट रहा था। बिलाखिर जहाज़ ने परवाज़ शुरू की। चश्मे तसव्वुर से मैंने दो प्यार भरे चेहरों को दूरी की धुन में तहलील होते देखा। इनमें एक चेहरा आकिल का था, जिसने ऐनी की मोहब्बत के साथ मेरी जिम्मेदारियों का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया था। दूसरा ऐनी का चेहरा था, जो अचानक लंदन के भरे पुर शहर में खुद को अकेला महसूस करके रो रही थी और 7 समंदरों की वसअत के ख्याल से दिलज़दा थी, जो इसके और इसे चाहने वालों के दरमियान हायल हो चुकी थी। जहाज़ के कुछ मुसाफिरों ने शाह आलम को पहचान लिया था और इनमें मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई 30-32 साल की वो खुश मिजाज और खुश इतवार और खुश शक्ल खातून भी थीं, जो बाद में एक डॉक्टर साबित हुई। जहाज़ लंदन के उफ़क़ पर पहुंचा तो फ़िज़ाई मेज़बानों ने मुसाफिरों की खातिर तवाज़ा शुरू की। मुझे फरमाइश पर ब्लैक कॉफ़ी मुहैया की गई। खातून ने करीम के साथ कॉफ़ी ली। सिलसिला कलाम भी खातून ने शुरू किया। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो आप गालिबन शाह आलम हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं यकीनन शाह आलम हूँ। मेरा नाम शबाना है और मैं एक डॉक्टर हूँ। यही लंदन के एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। इसने रस्मन अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने इसे मुसाफा किया। आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन ये करती थी कि क्या मतलब है? क्या आपने ये जॉब छोड़ दी है? यस, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। वो बोली 2 साल बाद। वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई है। वो हंस पड़ी। यही समझ लीजिए मेरी शादी हो रही है। मैंने इससे फिर हाथ मिलाया। मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद। थैंक्स। वो कुछ शर्माई। मैंने कहा, अगर इसे आप पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी ना समझें तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके होने वाले शोहर क्या करते हैं? क्या वो भी डॉक्टर हैं? वो मुस्कुराई। ये अंदाज़ा कैसे किया आपने? मैंने कहा, अमूमन ऐसा ही होता है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़की और लड़कियां ज़माना तलब इल्मी के 5 सालों के दौरान में अपने अपने शरीके हयात का इंतखाब कर लेते हैं। दरअसल इन्हें बहुत वक्त मिलता है एक दूसरे को देखने, समझने और परखने का। वो सिर्फ क्लासरूम में ही साथ नहीं होते, प्रैक्टिकल्स और हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों में ड्यूटी के दौरान भी इन्हें दिन रात एक साथ रहने का मौका मिलता है। 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है किसी को परखने का और सोच समझ के फ़ैसला करने के लिए। मैंने कहा, गोया आपने भी ऐसा ही किया था? यस। 5 साल तक दिन रात एक दूसरे की रफ़ाकत में गुजारने के बाद हम दोनों इस नतीजे पर पहुँचे थे कि हम तमाम ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। शादी से पहले ही एडजस्ट हो गए थे ज़हनी तौर पर, लेकिन क्या? छोड़िए, आप भी कहेंगे कि क्या लड़की है, इसे ज़िंदगी की अलिफ लैला खोल के बैठ गई। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं। इसके बरक्स मुझे इस पर दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि इस बेहद प्रैक्टिकल रोमानवी में कोई अच्छी बातें करने वाला हमसफ़र तो हो, सफ़र आसान हो जाता है। एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा मैं। इसने सवालिया नज़रें उठाईं। वो क्या बात है? मैंने कहा, दौरान तलीम 5 साल तक तुमने सब्र और इस्तिकामत का सबूत दिया, लेकिन डॉक्टर बन जाने के बाद भी 2 साल फिर गुजार दिया। बोली 2 साल नहीं, 3 साल। 1 साल मैंने हाउस जॉब पर लगाया और इमरान ने भी, यानी 8 साल हो गए इस रोमांस की उम्र में तकरीबन। लेकिन हमारे साथ भी वही फिल्मी किस्म के मसाइल थे। वो हंसी। बीच में जालिम समाज आ गया था। फिर तो कोई विलन भी होगा इस लव स्टोरी में। विलन भी था एक, मगर इस बेचारे ने कुछ नहीं किया। एक फिल्मी मसलस बनी हुई थी, लेकिन बाजी बिलाखिर इमरान ने जीत ली। इसके बाद वो मसाइल उठ खड़े हुए जिनकी हमारे नज़दीक तो कोई अहमियत नहीं थी, मगर ख़ानदान वालों ने तूफ़ान खड़ा कर दिया। एक तो मैं सुन्नी और वो शिया, दोनों तरफ से उलमा ने फतवे जारी कर दिए कि ये शादी नहीं हो सकती। एक और मसला ये था कि मेरा सैयदों का ख़ानदान था, वो किसी गैर सैयद की बेटी को तो ले आते हैं मगर अपनी बेटी नहीं देते। बस इसी चप्पकलिश में गुजर गए 3 साल। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। 2 साल मैं इंग्लैंड में रही, एक डिप्लोमा ले लिया और वो हमारी MBBS की डिग्री पर भारी है। इमरान यहाँ लाहौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में है। शाम को प्राइवेट क्लिनिक में बैठता है किसी बड़े डॉक्टर के साथ। नहीं, क्लिनिक इसका अपना है। इत्तेफाक से इसको एक मौका की जगह मिल गई। वहाँ पहले भी एक डॉक्टर का क्लिनिक था और अच्छा चलता था। वो डॉक्टर कनाडा चला गया और जाते जाते क्लिनिक इमरान को बेच गया। इमरान साहब का ये है कि मतवसत बल्कि निचले मतवसत तबके से ताल्लुक़ है। क्लिनिक ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक से लोन लेना चाहते थे। मुझसे मदद लेने में अना मजरू होती थी। बहुत समझाया, बड़ी मिन्नत समाजत की कि 4 साल 2 साल की बात है, जब शादी हो जाएगी हमारी तो क्या मेरा क्या तेरा, इसी क्लिनिक में मुझे भी बैठना है। बिलाखिर बात समझ में आ गई। मैंने कहा, अब जालिम समाज ने घटने टेक लिए। वो हंसी। इमरान ने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से अकेले ही ये मार्का सर किया। मैं तो बैठ गई थी इंग्लैंड जाके। अगर तुम्हारी अदम मौजूदगी में घर वाले तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर देते। वो बोली, घर वाले जानते हैं मेरे मिजाज को और बहुत अच्छी तरह। आखिर हूँ तो इन्हीं की बेटी। मैंने साफ कह दिया था कि मैं किसी भी सूरत में या तो मेरी शादी होगी इमरान से, वरना नहीं होगी। मैं लंदन से वापस ही नहीं आऊँगी। इमरान ने अपने घर वालों को राज़ी किया, फिर मेरे वालिदैन को कायल किया। कायल कहाँ होता है कोई, बस मजबूर देखते हैं, ख़ुद को तो इज़्ज़त बचाते हैं अपनी। वो बहुत बातूनी लड़की थी। इसकी ज़ात में एक मुतासिर करने वाली खुद एतमादी थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि वो डॉक्टर थी और दूसरी ये कि वो 2 साल से बरतानिया में खुद मुख्तारी की ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी वजह वो मोहब्बत थी, जिस पर वो खुदा के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा रखती थी। कराची पहुंचने तक 9-10 घंटे के सफ़र में हमारी शनासाई में ऐसी दोस्ताना बेतकल्लफ़ी आ गई कि मैंने इसके पूछने पर इसे चंदा के बारे में बहुत कुछ बता दिया और शबनम के बारे में। लेकिन
मेरी गुफ्तगू में मेरी सियासी या कारोबारी मामलात का कोई हवाला नहीं आया। इन चंद मुसाफिरों में से जिन्होंने मुझे शनाख्त कर लिया था, एक किसी अखबार का सियासी तजिया निगार भी था जो किसी जिला वतनी की पुरतैश ज़िंदगी गुजारने वाले लीडर का इंटरव्यू लेने लंदन गया था। इसने मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और पहले एयर होस्टेस के हाथों अपना कार्ड भिजवाया। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने बड़ी खुशामदाना मुस्कुराहट और आजिज़ी के साथ मुझे सलाम किया। मैंने जवाब में सर हिलाया, कार्ड जेब में रख लिया तो उसे मायूसी हुई। कुछ देर बाद खुद आ गया। शाह आलम साहब, मैंने इसकी बात काट दी। आपके कार्ड से तारुफ हो गया था जी, मगर वो दरअसल मैं कुछ बातें करना चाहता था। वो बोला अगर आपकी शरीक हयात कुछ देर के लिए मेरी सीट पर चली जाए। मैंने कहा सोचे समझे बगैर बोलना बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। डॉक्टर शबाना सिर्फ मेरी शरीक सफ़र है। वो सख्त खफीफ हुआ। आई एम सॉरी डॉक्टर शबाना। मैंने कहा अच्छा हुआ कि गलत फहमी यहीं रफ़ा होगी, वरना आप तस्वीर छाप देते तो मैं तो हम दोनों के लिए मसाइल पैदा हो जाता। झींप के कहा, शाह साहब, ना मैं ऐसा साफ़ी हूँ ना मेरा अखबार स्कैंडल्स पर चलता है। दरअसल आप लंदन से वापस जा रहे थे और आपके बारे में सभी जानते हैं कि वहाँ आपने तीसरी शादी की थी, लेकिन आपकी तीसरी वाइफ कभी पब्लिक में नज़र नहीं आई। अब आप क्या चाहते हैं? सहाफ़ी क्या चाहेगा? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैंने कहा सॉरी, फ़िलहाल मैं किसी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हूँ। अब जैसे पुराने लोगों को तैयारी की क्या ज़रूरत है। वो ढटाई के साथ खड़ा रहा। सिर्फ चंद सवालात। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ ले जाएं, ऐसे मेरे सर पर सवार ना हो। मैं एक सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा। लाहौर में जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसने कुछ सिबकी महसूस की क्योंकि बड़े अखबार का बड़ा नामवर सहाफ़ी था। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तौहीन कराने के लिए आप खुद तशरीफ़ लाए थे। मैंने आपको जहमत करने के लिए नहीं कहा था, उल्टा आपने मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया। वो तलखी से बोला, आप जहाज़ में बैठे हैं, अपने बेडरूम में नहीं। मैंने खड़े होकर कहा, अब आप जाते हैं या मैं स्टेवर्ड से कहूँ कि आपको रास्ता दिखाएं। मेरी इस गुफ्तगू पर बहुत लोगों ने सुनी थी। कुछ ज़ेरे लब मुस्कुराने लगे थे। सहाफ़ी सख्त जुज़ हुआ और पैर पटकता धमकी देने के अंदाज में घूरता वो वापस चला गया। इसे मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। वो सबसे अगली सफ़ में होता था और ख़ुद को बड़ा तरम खान समझता था। डॉक्टर शबाना ने कहा, अब ये आपके ख़िलाफ़ लिखेगा, लिखा करे। इसे जैसे जिन्होंने बहुत लिखा मेरे ख़िलाफ़, मगर कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफ़िला चलता रहता है। अब ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं सियासत के मैदान में कोई नौ आमोज़ नहीं हूँ। मेरे मुखालफिन से मेरे दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जहाज़ कराची के एयरपोर्ट पर उतरने लगा तो शबाना ने मुझे अपना कार्ड दिया और मैंने इसे अपना। वैसे तो आप बहुत मसरूफ़ होंगे, इलेक्शन सर पर हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े खुदा ना खास्ता हमारी। मैंने कहा खुदा ना खास्ता मत कहें, आपकी कंपनी अच्छी रही। अगर मैं आया तो इलाज कराने नहीं आऊँगा। मैं इतनी बड़ी डॉक्टर भी नहीं हूँ। मैंने न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइज़ किया है। मैंने कहा आप डॉक्टर कमाल की ज़रूर जानते होंगे। वो कमाल क्लिनिक वाले? मैंने कहा कमाल क्लिनिक अब कमाल का हॉस्पिटल है। कमाल मेरा बचपन का दोस्त है और मैं इसके साथ हॉस्पिटल की तोसी के प्रोग्राम में पूरी तरह शरीक हूँ। हम इसे एक मिसाली और बहुत बड़ा वेलफेयर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। मेरी बहन कमर की शादी भी डॉक्टर कमाल से हुई थी। चंदा भी कमाल के मिशन में शरीक है। वो बोली ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करूँ, लेकिन क्या, शादी के बाद मुझे इमरान को इस्टेब्लिश करने के लिए इसके साथ काम करना है। खुदा का शुक्र है कि मैं खुद माली दबाव से आज़ाद हूँ। मेरे वालिद अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं इनकी बेटी ही नहीं, पार्टनर्स भी हूँ। इमरान का भी ख्याल ना होता तो मैं एक वेलफेयर हॉस्पिटल में बिला मुआवजा काम कर सकती थी। मैंने कहा ये आपने क्यों फ़र्ज़ कर लिया कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं इन्हें हम कुछ नहीं देते। हकीकत इसके बरक्स ये है कि हम इन्हें सरकारी हॉस्पिटलों को ग्रेड 17-18 से ज़्यादा ही देते हैं और इनके प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर भी कोई पाबंदी नहीं, बशर्त ये कि इससे हॉस्पिटल का शेड्यूल ख़राब ना हो। बात यह है कि मिस शबाना के ज़िंदगी के हक़ाइक़ बिलाखिर जज्बाती अंदाज़ फ़िक्र पर गालिब आ जाते हैं। बाइज़्ज़त तौर पर और आसाइश की ज़िंदगी के लिए पैसे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसने सर हिलाया। ये बात है तो मैं सोचूंगी। आपको कहना चाहिए कि हम सोचेंगे। वो मुस्कुराई। मैं इमरान की बात नहीं करूँगी, इसकी सोच अलग है। वो इस पेशे में लाखों कमाना चाहता है। दौलत इसके लिए मकसद हयात और इंतहाए नज़र और एक चैलेंज है, तो ये इसके हालात का रद्द-ए-अमल है। दौलत मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं, बस एक आदत है बचपन से। मैं अभी कमिट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आऊँगी आपसे मिलने और कमाल हॉस्पिटल देखने। मैंने इसे मुसाफा किया। नाइस मीटिंग यू। ताल के तोसी मसीबे में तुम्हें खुशामदीद कहने का इंतज़ार करेंगे। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? वो बोली 2 घंटे बाद। मैंने कहा मुझे 6 घंटे इंतज़ार करना है। खुदा हाफिज़। बाहर निकलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी। हर गैर अहम मुसाफिर को क़वायद ज़वाबित के मार से परेशान करने और मुश्किल में डालने वाले इमिग्रेशन और कस्टम के हुक्काम पूरी तरह मुस्तैद थे और मुश्किल को आसान बनाने की पूरी कीमत वसूल कर रहे थे। लेकिन मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। मैं सारे सामान के साथ ग्रीन चैनल से गुजरता चला गया और किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। बाहर आने वाले रास्ते के मुकाबिल रेलिंग के दोनों तरफ सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे जमा थे। कुछ लोग लंदन से आने वाली अजनबी मुसाफिरों को पहचानते नहीं थे और इनके लिए प्ले कार्ड उठाए खड़े थे जिन पर मुसाफिरों के नाम लिखे हुए थे। ये ज़्यादातर कंपनियों के नुमाइंदे और होटलों के एजेंट थे। मुझे किसी दोस्त आशना के मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। चुनांचे मैं चश्मे बरार लोगों की कतार के दरमियान से सीधा गुजरता चला गया। मैं बाहर निकला था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और मैंने एक बरसों की जानी पहचानी आवाज़ में एक गाली सुनी, साले भूतनी के, काना है या अंधा? और मैंने पलट के देखा तो रईस को देख के भौंचा के रह गया। अबे तू?
उल्लू के पट्टे, कसम खुदा की मैंने पहचाना नहीं तुझे। मैंने इसके गले लग के कुछ और गालियाँ दी। यही होता है वलायत से लौट के, आंखों में फ़र्क आ जाता है प्यारे। रईस हंसने लगा। खून सफ़ेद हो जाता है। मैंने कहा बकवास मत कर, तेरा तो हुलिया बदल गया, ये सब क्या है आखिर? रईस शर्माने लगा। अबे यार बस ऐसे ही, हमें तो जानता है तू, कभी परवाह नहीं कि जो मिला पहन लिया, और ये साला विलायती लिबास पहनने का तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने इसके एक मुक्का रसीद किया, लेकिन नीलम ने कहा कि अभी यही पहनना पड़ेगा तो पहन लिया। तूने कोट पतलून टाई भी बांध ली। वो कहती नंगे फिरोगे तो नंगा फिरता तू। इसने मुझे अपने साथ खींच लिया। यार क्यों तमाशा बना रहा है यहाँ सबके बीच में? यहाँ से चल, सब लोग हंस रहे हैं। मैंने कहा नीलम कहाँ है? वो ऊपर बैठी है रेस्टोरेंट में, यहाँ आती तो मजमा लग जाता। रईस ने सामान की ट्रॉली ले जाने वाले पोर्टर को रोक लिया। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुन, मेरी लाहौर की कनेक्ट करने वाली फ़्लाइट है 6 घंटे बाद। मैं एयरपोर्ट पे होटल चलता हूँ, यहाँ ट्रांसलेट लॉन्ज में तो 6 घंटे गुजार नहीं सकता, इसलिए बाहर आ गया था। मगर तू बता तू कैसे आ गया यहाँ? अबे तूने तो खुद ही तो कहा था। मगर मैंने तो किसी को फ़्लाइट नंबर नहीं बताया था, मैंने कहा था, वो सोनी ने बता दिया था। मैंने इसे गाली दी। फिर सोनी? तू मरवाएगा अभी। वो एनी है कुरतुलैन मिसेस आकिल। हम वैसे भी कराची आना था आज रात की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। मैं रुक गया। तुम दोनों लंदन जा रहे हो? रईस ने सर हिलाया। हाँ यार, प्रोग्राम पहले से था तो रुक जाता वहाँ 2-4 दिन। मैंने कहा नहीं रईस, एक दिन भारी था मुझ पर, मैं आया नहीं, फ़रार हुआ हूँ लंदन से, वरना अंदर हो जाता बेटे। वो बोला अच्छा तो चल, मैं नीलम के साथ होटल आता हूँ। मैं रईस को जाते हुए देखता रहा। 2 महीने में इसकी शख्सियत एक नाकाबिल यकीन इनकलाब से 2-4 हुई थी। इसकी सेहत बेहतर हो गई थी और रंग भी कुछ साफ़ हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली गेटअप की थी। इसको मैंने ज़िंदगी में कभी पतलून पहने भी नहीं देखा था। वो शलवार कमीज़ में बहुत ख़राब अंदाज में पहनता था, मगर इस वक्त वो ट्रॉपिकल सूट में था और लाइट ब्राउन सूट के साथ इसने लाइट ब्लू शर्ट पर डार्क ब्राउन टाई बड़ी नफासत से बांध रखी थी। इसकी कुर्बत में हमेशा पसीने और मैल की बू आती थी, मगर आज वो शैनल नंबर 5 की खुशबू से महक रहा था। ये इनकलाब बड़ा नज़र फरेब लगता था, मगर यह मोहब्बत का एक और छोटा सा करिश्मा था। मोहब्बत सब कुछ कर सकती है और करा सकती है। वो सब पर हाथ से पहाड़ काट कर दूध की नहर निकलवा सकती है, तो रईस को भी फैशन में अप टू डेट करा सकती है। वो कैसो खाक को बिस्तर और मजनू पर बना सकती है, तो रईस जैसे गाउदी को जेंटलमैन बना सकती है। कितनी हैरानी मुझे रईस की हालत के ज़ाहरी तगैर पर थी, इससे कहीं ज़्यादा नीलम के जज्बाती इनकलाब पर थी। कहाँ वो औरत जिसके आस्ताना हुस्न पर सजदा रेज़ होने के लिए एक आलम ख्वार होता था, जिसके पुरस्कारों में एक से बढ़कर एक वजीह शक्ल शकील साहब कमाल और दौलतमंद मर्द शामिल थे, मगर जिसकी निगाह इंतखाब पर एक भी पूरा ना उतर पाया था। इसकी नज़र ने बाला आखिर किसे पसंद किया? मेरी हैरत में हसद का कोई पहलू नहीं था, अफसोस के जज्बात नहीं थे, और किसी के लिए तरहम के एहसास को दखल नहीं था। ये बड़ी खुशाइन थी और पुरमसरत ख़यालात की हामिल हैरत थी। रईस के साथ मेरी रफ़ाकत की उम्र कुछ ज़्यादा थी, लेकिन नीलम को भी 10 साल से इस तरह जानता था जैसे अपने आप को। 10 साल पहले जब दीवानगी और ख़ुद फरामोशी के आलम में मैं इसकी गाड़ी से टकरा गया था, तो मैं एक लावारिस ज़माने का ठुकराया हुआ और बेनाम नमूद नौजवान था, और वो इस वक्त भी फिल्मी दुनिया का एक दरख्शंदा सितारा होने की वजह से लाखों दिलों पर हुकूमत करती थी। मैं इसे मेरी बेराया सादगी और बेतलब खलूस ने इतना मुतासिर किया कि इसने मुझे अपना लिया था। आज बरसों बाद यही रईस के साथ हुआ था। शादों ने मरते वक्त मुझे वसीयत की थी कि मैं इसे भला के नीलम से शादी कर लूँ, और अपनी दानस्त में इसने मेरे मुस्तकबिल को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का सोचा था। लेकिन अपने जज्बात के धारे का रुख बदलना मेरे बस की बात न थी, और ये बात नीलम भी अच्छी तरह समझती थी। नीलम से मेरी मोहब्बत में हुई और कोई जज्बा ना था। इस मोहब्बत में इज़्ज़त थी और अकीदत थी। मैंने कभी इसे इस नज़र से देखा ही नहीं था, जिस नज़र से मर्द किसी औरत को देखता है, और इसलिए लाखों चाहने वाले इसे देखते थे। वो मेरे लिए एक मेहरबान दोस्त थी, गम खुसार थी, खैर ख्वाह थी, जाए पनाह थी और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत थी। इसका घर मेरा घर था, और मैं कामिल एतमाद के साथ इसकी हर चीज़ को अपना समझ सकता था। मैं आज भी ये तय करने से कासिर हूँ कि अगर मैं शादियों की ख्वाहिश के एहतराम में नीलम से शादी की दरख्वास्त करता तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होता, लेकिन वो मुझे अपना लेती तो मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होता, आफ़ियत ही आफ़ियत होती, और एक अनमोल लाजवाल और मुकम्मल मोहब्बत होती। फिर वो सब ना होता जो मेरी इस सरगुज़श्त का बास हुआ। अब इसने रईस को कबूल कर लिया था तो जैसे मुझे अपना लिया था। मैं ये महसूस कर सकता था कि नीलम की ज़िंदगी के अधूरेपन की तकमील रईस इस अंदाज़ में करेगा जैसे रईस की नामुकम्मल शख्सियत की तकमील नीलम से होगी। इन्हें दस्ते कुदरत ने एक दूसरे के लिए नागुज़िर कर दिया था, मगर आशनाई के मराहल से गुजर किए अपनायत की मंजिल तक पहुँचने के लिए इन्हें इस तरह बरसों साथ चलना था। इस वक्त की तरफ जो बिलाखिर इन मिलाने वाला था, और वक्त का वह नागुज़िर लम्हा बिलाखिर आ गया था। मुझे चंद घंटों के लिए एयरपोर्ट होटल का एक कमरा दे दिया गया था, जहाँ मैं नहा धो के आराम कर सकता था और लंच कर सकता था। अभी मैंने जूते उतारे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और नीलम अंदर आ गई। मैं आगे बढ़ा और इसने मुझे गले लगा लिया। तुम आगे? बिलाखिर। रईस मुस्कुराता रहा, और ना आता तो साला कहाँ जाता। नीलम ने इसे पलट के देखा, मगर बोली कुछ नहीं। मैंने इसे अपने मुकाबले एक सोफे पर बिठा दिया। कैसी हो तुम? तुम्हें कैसी लग रही हूँ? वो मुस्कुराई। बहुत अच्छी, जैसी हमेशा लगती हो, वेरी ब्यूटीफुल। मगर तुमने अपना हुलिया कुछ बदल लिया है। ये मूछें और ये खशखशी दाढ़ी, ये हेयर स्टाइल,
मैंने कहा ये लंदन से वापस आने वाले शाह आलम का गेटअप है, मगर जो तुमने किया है वो वाकई कमाल है। वो हैरानी से बोली, मैंने क्या किया है? मैंने रईस की तरफ इशारा किया। ये तुमने किया है कि इस जानवर को इंसान बना दिया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने मुझे बनाया था। वो हंसने लगी। रईस अब मेरा सेक्रेटरी है। मैंने शरारत से पूछा, सिर्फ सेक्रेटरी? सेक्रेटरी तो पहले भी एक था। नीलम का रंग ज़रा सी देर के लिए बदला। हाँ, मैंने बताया तो था तुम्हें कि इसने कैसे धोखा दिया मुझे, इतना एतबार था मुझे इस पर। मैंने कहा, अब तुम इस पर एतमाद की गलती कर रही हो। रईस हंसने लगा। यहाँ तो कुछ भी कह ले प्यारे, सबके सामने कुछ मत कहना और ज़्यादा फ्री भी मत होना, अपन घास नहीं डालते किसी को। नीलम ने कहा, सफ़र कैसा रहा? मैंने कहा, बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि चाय पियोगी या कॉफ़ी? वो बोली, रेस्टोरेंट में काफ़ी मंगवाई थी मैंने, मगर पी नहीं। मैंने कहा, अच्छा तुम रूम सर्विस को ऑर्डर दो, मैं ज़रा नहा के कपड़े बदल लूँ। मैं 5 मिनट खाने में तो अभी देर है, मुझे भूख लगी है। रईस बोला। मैंने कहा, भूखा तो मैं भी हूँ, मैं सैंडविच मंगवा लेती हूँ। नीलम ने कहा और फ़ोन करने उठी। मैंने कहा, तुम क्यों तकलीफ़ करती हो? ये सेक्रेटरी हरामखोर क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है? मैंने जाते जाते कहा। नीलम ने सोफे पर नीम दराज रईस की तरफ देखा और ज़ेर लब मुस्कुराने लगी, मगर वो एक नज़र जो बज़ाहिर निगाह से कम थी बहुत कुछ कह गई कि सेक्रेटरी तो ये दुनिया के सामने है, यहाँ रईस की हैसियत क्या है कि मेरे दिल से पूछो। यहाँ वो मेरी मोहब्बत भी है और मेरा महबूब भी है। खर्द नाम और जुनून रख दिया है, जुनून का खर्द, यही तो मोहब्बत का करिश्मा साजी है। नहाते हुए मैं हालात की इस करवट पर हैरान होता रहा। एक वक्त था जब रईस इस तरह मुझ पर शक करता रहा, क्योंकि वह शादम मुझसे मोहब्बत करती थी, जो इसके लिए महबूद ना से ही किसी आसमानी मखलूक से कमतर न थी। इसे यकीन नहीं आता था कि शादो जैसी शहजादी मुझ फ़कीर पर फरीज़ा थी। आज सूरत हाल फिर वैसी ही थी, लेकिन रईस की जगह मैंने ले ली थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि एक निगाह इल्तफ़ात के तलबगार सैकड़ों हज़ारों पुरस्कारों में जो वस्ल की एक साथ नयाब के अवज़ नजराना जान देने के लिए तैयार थे, इसे एक भी गुलफाम ख्वाबों का शहज़ादा ना मिला कि इसने सब हीरे मोती ठुकरा के संगे राह जैसे रईस का इंतखाब कर लिया। मगर जैसा कि शायर ने फरमाया, शायद इसी का नाम मोहब्बत है। शिफ्ता, मैंने अपने आप से एतराफ़ किया कि मेरे जज्बात का पहलू गालिब थे। मुझे चंदा की मोहब्बत मिली थी, चाहा था जोली मुझ पर मर मिटी थी और अपने आप को भूलने से पहले रोशनी ने मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर समझ लिया था। मगर इनमें एक भी नीलम की हैसियत, इज़्ज़त और शोहरत की हमसरी का दावा नहीं कर सकती थी। और फिर ख़ुद मैं क्या किसी से कम था? रईस के पास तो कुछ भी नहीं था, ना सूरत, ना सीरत, ना इज़्ज़त और ना रुतबा, तालीम और ना तहज़ीब, मगर इसे नीलम ने अक्ल की किसी दलील के बगैर सिर्फ चाहत की कसौटी पर परखा था और पसंद कर लिया था। मगर यह पसंद पहली नज़र का एजाज़ मोहब्बत नहीं थी। नीलम ने जो कुछ किया वो दुनिया के नज़दीक एक जज्बाती हिमाकत हो सकती थी, मगर ख़ुद नीलम के लिए ये एक सोचा समझा फ़ैसला था। वो रईस को भी इस वक्त से जानती थी जब से मुझे और 10 बरस तक और इसे बहुत से करीब से देखने के बाद अगर नीलम ने खुद को इसके हवाले करने का फ़ैसला किया था तो ये फ़ैसला अक्ल की सारी तायीद रखता था। रईस की किस्मत पर रश करते हुए मुझे अपने आप से शर्म आई। वो मेरा दोस्त था और मुझे इसकी दोस्ती पर नाज था। मुझे तो खुश होना चाहिए कि दरबदरी में तमाम उम्र भटकते रहने के बाद बिलाखिर इसे अपने ख्वाबों की मंजिल मिल गई। एक ज़माना था कि वो राह चलती हर 200 पाउंड की लड़की पर हज़ार जान से फरीदा हो जाता था और इनके इश्क में इस मकाम तक पहुंच जाता था जहां लगता था कि वो जान से गुजर जाएगा। लेकिन ये लड़कियां जिनके नाम वो दिल लगे में बालो शाही, रसमलाई, बर्फ़ी और चमचम रख देता था, कुछ अर्सा इसकी मंगेतर के ओहदे पर फायद रहने के बाद इसी तरह गायब हो जाती थी जैसे इसकी ज़िंदगी में नमोदार हुई थी। सिर्फ सोनी वो वाहिद लड़की थी जिसके इश्क में वो बेहद संजीदा हो गया था और वह ख़ुद सोनी ने जवाब एनी बन चुकी थी। इसके जज्बात की हौसला शिकनी नहीं की थी, लेकिन सोनी की ज़िंदगी में ठहराव नहीं था। वो अपने वजूद में एक बेकरार और तगय्युर पसंद रूह रखती थी और इसकी नज़र सितारों से आगे देखती थी। वह हर मंजिल को संगे मील की तरह पीछे छोड़ सकती थी और आकिल को पाने तक इसी ख्याल पर अमल पैरा थी कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चुनाचे रईस को, जो मेरी तरह लावारिस और बेनसब था और जो यतीम खाने का परवरदा था, जो जेब तराश, चोर और जराइम पेशा रहा था, जो हिस्ट्री शीटर था और बदमाशी में अपने काम पर फ़ख्र करता था, जो तहजीब, तलीम और शाइस्तगी के अताब से वाकिफ़ था, जिसकी आला सोसाइटी में ना पहुँच थी और ना इज़्ज़त, जो सूरत शक्ल के मामले में हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहा, इसे नीलम ने ज़िल्लत की पस्ती से उठा के अपनी चाहत के आसमां की बुलंदी तक पहुँचा दिया था। इस नीलम ने जो हुस्न में यकताए रोज़गार थी, जिसके शबाब की कशिश लाखों दिलों की धड़कन को गिराती थी, जो फिल्मी उफ़क़ का सबसे दशखंदा सितारा थी, आला तलीम याफ्ता और बाज़ौक़ थी, लेकिन ऐसा तो शायद नौश्ता तकदीर था और अटल था। और जैसा कि अकीदा है, कुरान का जोड़ा आसमानों पर एक दूसरे के लिए ही बनाया गया था। चुनाचे अब दुनिया का वावेला करना या स्कैंडल बनाना और नीलम की अकल पर मातम करना और रईस की किस्मत पर हसद महसूस करना लाहासिल था और बेसूद, मगर मुतवक्के था। मेरे बाथरूम से बरामद होने तक काफ़ी आगे थी और रईस खान ने सैंडविच की प्लेट में सिर्फ एक मेरे लिए छोड़ा था। इसने कोट, टाई और जूते उतार के फेंक दिए थे और अब एक सोफ़े के बाजू पर सर रखे लेटा हुआ था।
मैं नीलम के सामने बैठ गया। तुमने काफ़ी नहीं पी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, वो बोली। मैंने सैंडविच उठा लिया। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? आज रात 12 बजे। वो काफ़ी बनाने लगी। मैंने कहा, वो ठहरी कहाँ हो तुम? शेरटन में। इसने मुझे काफ़ी दी। तुम अकेले आए हो? मैंने जानते बूझते सरसरी लहजे में कहा, हाँ। नीलम ने पुरसुकून रहते हुए काफ़ी का एक घूंट लिया। तुम एक अदर बीवी के साथ आ रहे थे? मैंने कहा, क्या आने ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अबे इसने तो बताया है साले, मगर तू भी कुछ बोल। रईस ने भुना के कहा, झक मारने गया था तो वलायत उल्लू के पट्टे, मुसीबत डाल दी सबको। नीलम खामोश हो गई। हम सब एक बोझल खामोशी में काफ़ी पीते रहे और रोशनी के बारे में सोचते रहे। मगर नीलम ने कहा, नासिर ये सब अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ मुझे अंदाज़ा होता तो मैं तुम्हें जाने ही ना देती। मैंने खुफकी से कहा, और मुझे मालूम होता कि ये सब होगा तो क्या मैं जाता? लेकिन मेरे जाने का मकसद कुछ और था। नीलम ने ठंडी सांस ली। हाँ, तुम्हें अब साबित करना था कि शाह आलम जिंदा है और लंदन में है। खूब साबित किया तुमने। मैंने कहा, तंज कर रही हो मुझ पर? वो बोली, क्या मिलेगा मुझे तुम पर तंज करके? तुम्हारी लंदन की मसरूफियात का सारा कच्चा छट्टा यहाँ के अखबारों में बड़ा चढ़ा के शाया किया है, मैंने सब पढ़ा। वहाँ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी मर्ज़ी को दखल बहरहाल नहीं था। रईस बोला, यहाँ तो ऐसा लगता था प्यारे जैसे वहाँ तेरे सिवा कोई हीरो ही नहीं। हर वारदात में तेरा नाम, हर जगह तू मौजूद। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है रईस। लंदन में सैकड़ों जराइम होते हैं रोज़ाना, मगर इनकी खबर पाकिस्तान के किसी अखबार में शाया नहीं होती। हो भी नहीं सकती। मगर मुझसे मंसूब खबरें वहाँ से बतौर ख़ास अरसाल की जाती थी और यहाँ शबनम अपने मरासम की मदद से इन्हें तमाम अखबारात में नुमायाँ तौर पर शाया कराती थी। बड़ी शोहरत हुई शाह आलम के नाम की। नाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? नीलम ने कहा, मैं भी नेक नामी नहीं चाहता, और बदनामी की तशहीर हुई तो बुरा क्या हुआ? अब शाह आलम पहले से ज़्यादा मरदूद खलाइक है और मर जाएगा तो लोग कहेंगे कि खसो खाम जहाँ पाक। वो नेक नामी कमा के आता तो इसे पुराने पार्टी वर्कर और मफाद परस्त फिर घेर लेते और इसकी सियासत की दुकान फिर चमक उठती। लेकिन अब कोई इसे क्यों खुशामद कहेगा? लेकिन इलेक्शन सर पर हैं। इसके मुखालफिन शाह आलम की बदनामी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मुल्की सियासत से वो पहले ही बाहर था। अब इसके आने से कोई हलचल पैदा नहीं होगी। मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये बताओ अब तुम क्या करोगे? नीलम ने पूछा। मैंने वही कहा जो पहले तयशुदा था। शाह आलम के वजूद को लोहे जहाँ से हरूफ मुकर्रर की तरह मिटाने की बात बाकी कर रहेगा सिर्फ मेरा नाम। नासिर अजीम के साथ मुस्तकबिल को शाह आलम के असेब से निजात मिल जाएगी। इसने अफसोस से सर हिलाया। ये तो पता नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तदबीर कुन बंदे तकदीर कुन खंदा, मगर नासिर खुदा के लिए अब ये मनहूस शैतानी खेल ख़त्म करो।